वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2024 का सीसैट का क्वेश्चन पेपर और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे फटाफट से स्ट्रक्चर देख लेते हैं पेपर का। पेपर में डिसीजन मेकिंग प्लस कम्युनिकेशन स्किल से टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और क्वांट हो गया मैथ से और लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो कि बाइलिंगुअल था, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में था, उससे क्वेश्चंस थे 10। और फिर हिंदी से टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से कि 20 थे अपठित गद्यांश पे और 20 और थे ग्रामर पे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था क्वेश्चन पेपर का। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एंड इफ़ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 पद वाले समस्या समाधान मॉडल का अंतिम पद क्या है? समस्या का समाधान, एक विकल्प का चयन, स्थिति का मूल्यांकन या फिर निर्णय लेना। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव, ऑप्शन सी इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन, या फिर ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग। सबसे आखिरी स्टेप क्या होगा? ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टार्ट करते हैं हमेशा पहले स्टेप से, ठीक है नहीं? आखिरी स्टेप तो आखिरी में आता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम है क्या, हमारी समस्या क्या है, इजंट इट सो? तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे और फिर इसके बाद में हम सोचेंगे कि प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करना। सेकंड स्टेप होता है उसके बारे में सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना, ताकि हम सॉल्यूशन सोच सकें, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के। फिर इसके बाद में चूज करना। क्या चूज करना? सिलेक्शन, अल्टरनेटिव का एक सिलेक्शन, कि उनमें से जो भी हमने ऑप्शन सोचे हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हमारे लिए परफेक्ट होगा, उसको चूज करना। फिर चौथा होता है उसको लागू करना, इंप्लीमेंट करना। जो भी हमने सॉल्यूशन चूज किया उसको इंप्लीमेंट करें, एक्शन में लाएं। और फिर लास्ट होगा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना कि जो हमने चूज किया वो सही था नहीं था, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन। ऑप्शन सी शुड बी द लास्ट स्टेप। सबसे आखिरी स्टेप होगा स्थिति का मूल्यांकन करना। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2, किसी समस्या के समाधान से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक कार्यवाही की योजना संबंधित प्रक्रिया की पहचान और चयन को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम 2 और मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन टू बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? चूज वाले बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन क्या हुआ? जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसी एक ऑप्शन को, हमारे पास लेटर से 2-3 ऑप्शन थे, उनमें से किसी एक को हमने सेलेक्ट किया, तो ये क्या है? डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है। मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना, दैट इज डिसीजन मेकिंग। निर्णय का निर्धारण करना, डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? ओके, अगला सवाल, व्यक्ति या समूह की ऐसी अवस्था जो कि विद्यमान है परंतु समूह के सदस्य से अनावश्यक समझते हैं। A condition of people or a group that exists, exist तो करता है but members of the group consider that undesirable। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि अनडिजायरेबल है वो कंडीशन, बट यहाँ पे हिंदी में लिखा है अनावश्यक। अनावश्यक होता है अननेसेसरी, अनडिजायरेबल होगा अवांछनीय, जो हम नहीं चाहते। अनावश्यक थोड़ी है, अनावश्यक यानी अननेसेसरी, बट यहाँ पे अनडिजायरेबल वर्ड का यूज है और सही आंसर होगा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है, समस्या है। समस्या कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता अपनी जिंदगी में, है कि नहीं? बट समस्याएं होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। चाहता कोई नहीं है पर फिर भी एग्जिस्ट करती हैं वो। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉब्लम। क्लियर है? बट ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क करके इसलिए रखना है बिकॉज अनावश्यक एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे अवांछनीय होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आंसर करने में वो चीज कंफ्यूज करेगी, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अनावश्यक है तो क्या हो सकता है। ठीक है, आंसर इसका प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या का क्रियान्वयन किसके साथ शुरू होता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन स्टार्ट्स विद व्हाट? कैसे स्टार्ट करोगे? ठीक है, तो अगर तुम्हारे सामने कोई एक तुम्हारे पास समाधान आ गया, अब इस समाधान को तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करोगे? ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो तुम डिसाइड करोगे, तुम जब समाधान को इंप्लीमेंट करने वाले हो, सॉल्यूशन का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने वाले हो, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, लक्ष्य निर्धारित करना कि तुम करना क्या चाहते हो। इंप्लीमेंटेशन से तुम्हारा टारगेट क्या है? तो सबसे पहले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? लक्ष्य क्या है? चाहते क्या हो? ठीक है, और एक बार तुमने डिटरमाइन कर लिया ऑब्जेक्टिव्स को अपने, इसके बाद में तुम क्या करोगे? एक प्लान बनाओगे। ये प्लान कौन सा? कागज पे प्लान बनाओगे। ठीक है, कागजी प्लान बनाओगे, थ्योरी वाला प्लान बनाओगे।
ठीक है, थ्योरी में तुम उसमें सारी बातें लिखोगे कि कैसे हम अपना प्लान पूरा बना रहे हैं। अब इसके बाद एक बार तुमने कागज पर प्लान बना लिया अपना, एक योजना बना लिया, अब इस योजना के लिए कार्य योजना बनाओगे, एक्शन प्लान बनाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंप्लीमेंट करना है इसको, तो एक एक्शन प्लान बनाओगे। इसके बाद एक बार एक्शन प्लान तुमने बना लिया, अब इसके बाद में देखोगे तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितना पैसा है, क्या कौन कौन से लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, कौन कौन से ऐसे सामान है जिनकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसके बाद में तुम्हें चाहिए होंगे रिसोर्सेज, संसाधन। तो ये 4 स्टेप होंगे। इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेगा ऑब्जेक्टिव से, ऑप्शन बी आंसर आएगा, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य निर्धारित करना। अगला सवाल, एक ऐसा वातावरण है जिसमें प्रतिभागियों को खुलकर सोचने की स्वतंत्रता होती है। एनवायरमेंट विद द पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू थिंक अलाउड, यानी कि थिंक अलाउड का मतलब क्या हुआ कि खुल के सोचना है, जो सोचना है सोचो, सारे ऑप्शंस को सोचो, हर तरह के ऑप्शन को सोच सकते हो। उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो होते हैं वहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको खुल के सोचने की आजादी होती है कि तुम सॉल्यूशन के बारे में किसी भी तरह से सोचो। ठीक है, और एक बढ़िया सा सॉल्यूशन तभी तो आ पाएगा ना जब सारे के सारे डायमेंशन से हर तरह से हम उसके बारे में सोच सके। अगर एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में सोचेंगे तो एक लिमिटेड सॉल्यूशन ही सोच पाएंगे। जब हम अपने आप को सोचने की पूरी आज़ादी हमें मिल जाएगी तो बहुत संभावना है कि हम एक बेहतर सॉल्यूशन सोच पाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पे कि इतना खुल के सोचने की आज़ादी होती है। डिस्कशन में भी हम सोचते हैं बट बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होती वहाँ पे। वैसे डिबेट में भी एक लिमिटेड है, डिबेट और डिस्कशन में एक लिमिटेड पेरिफेरी है जिसमें आप सोचोगे, पूरी तरह से खुल के सोचने की आदत सिर्फ और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। अगला सवाल, समस्या की रूपरेखा या मानदंड में क्या शामिल नहीं है। प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। प्रॉब्लम पैरामीटर्स में क्या इंक्लूड नहीं है, डू नॉट इंक्लूड। पहला है हु इज इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व है, ये तो इंक्लूड रहेगा। जो भी समस्या है हमारी उसमें कौन कौन समाहित है, ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जिनको समस्या प्रभावित कर रही है, कौन कौन उसमें समाहित है, तो जरूर रहेगा। हु इज नॉट इन्वॉल्व, प्रॉब्लम के पैरामीटर में इंपॉर्टेंट क्या है, हु इज इन्वॉल्व, ये तो रहेगा। कौन कौन समाहित है ये रहेगा। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये भी रहेगा। समस्या क्या है आखिर, पता तो होना चाहिए, तो ये भी पैरामीटर है एक। और क्या दांव पे लगा है, स्टेक क्या है, स्टेक पे क्या लगा है, दांव पे क्या लगा है, तो बहुत जरूरी चीज है कि हम अल्टीमेटली जो अपना प्रॉब्लम का पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ये चीजें तो डिफाइन करेगी कौन कौन इन्वॉल्व है, पर्सन कौन से हैं, पीपल कौन से हैं, ठीक है, इवेंट्स क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इवेंट्स या फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और इसके अलावा स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, दांव पे क्या लगा है, स्टेक्स क्या है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजें तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी नहीं है, हु इज नॉट इन्वॉल्व, तो इसके बारे में ये पैरामीटर नहीं है। ठीक है, ये पैरामीटर नहीं है, जाहिर सी बात है कौन इन्वॉल्व, इसके अलावा जो बाकी बचे वो सारे के सारे नॉट इन्वॉल्व होंगे, बट ये पैरामीटर नहीं है डिफाइन करने का। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, कौन समाहित नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं वाले आए हैं, तो अगर किसी ने नहीं में नहीं पढ़ना गलत कर देगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा उसका सही। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित निर्णय किस प्रकृति के होते हैं। रूटीन डिसीजंस आर व्हाट इन नेचर, इंटरनल, कांस्टेंट, इररिलेवेंट या रेपिटेटिव। जो भी रूटीन निर्णय होंगे, रूटीन यानी नियमित, नियम से हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल खाना खाना रोज खा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी और नियम हो गया, तो जो भी नियम है वो लगातार होगा, एक आदत की तरह होगा, और आदतें रिपीट होती हैं, रिपीटेटिव होता है, पुनरावृत्ति होती है, बार बार हो रहा है इसीलिए नियम बन गया उसका। तो यहाँ पे आंसर होगा रिपीटेटिव होते हैं सारे के सारे, पुनरावृत्ति होती है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन में किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय किस निर्णय के तौर पे जाना जाता है। अ डिसीजन टेकन बाय एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन। अगर एक इंडिविजुअल ने डिसीजन लिया, एक अकेले पर्सन ने डिसीजन लिया, तो वो ग्रुप डिसीजन तो हो नहीं सकता, कलेक्टिव डिसीजन तो हो नहीं सकता, वो कहलाएगा इंडिविजुअल डिसीजन, क्योंकि इंडिविजुअल ने डिसीजन लिया तो इंडिविजुअल का डिसीजन व्यक्तिगत निर्णय होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक प्रभावी निर्णय लेने वाले के गुणों में क्या समाहित है। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफेक्टिव डिसीजन मेकर क्या इंक्लूड करेगा। ऑप्शन ए, कोई निर्णय नहीं लेगा, नो जजमेंट। ऑप्शन बी, जोखिम उठाने वाला, रिस्क टेकिंग होगा। ऑप्शन सी, कठोरता होगा, रिजिडनेस। ऑप्शन डी, समग्रता, व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। सोच के एक बार डिसाइड करो। देखो एट्रीब्यूट हमें किसका चाहिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकर का, तो जजमेंट तो उसको लेना है। डिसीजन मेकर इफेक्टिव तभी है जबकि वो जजमेंट ले, तो नो जजमेंट तो आंसर हो ही नहीं सकता, निर्णय तो कोई ना कोई लेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, बट ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ दांव पे लगा दिया तुम। तो इफेक्टिव डिसीजन मेकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजिडनेस, रिजिडनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिजिडनेस अगर होगी तो वो अपनी बातों पे टिक के रहेगा, वो सब चीजों के बारे में नहीं सोचेगा। सबसे जरूरी चीज है कि सारी बातों के बारे में सोचना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में सोचना, ठीक है, कि क्या क्या समस्या है। जैसे हमने पीछे प्रॉब्लम पैरामीटर में भी देखा ना कि क्या क्या प्रॉब्लम पैरामीटर, कौन कौन इन्वॉल्व है, पीपल कौन से इन्वॉल्व है, प्रॉब्लम कौन सी है, इवेंट कौन सी हो रही है, क्या हो रहा है, स्टेक पे क्या लगा हुआ है, ये सारी की सारी बातों के बारे में सोचोगे नहीं, तुम स्टेक होल्डर्स के बारे में नहीं सोचोगे, कौन कौन से लोग हैं इनके बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर अल्टीमेटली समस्या आएगी। तो एक इफेक्टिव डिसीजन मेकर इन सारी बातों के बारे में सोचेगा, कॉम्प्रिहेंसिवली सोचेगा, समग्र रूप से, व्यापक रूप से सोचेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस हमारा आंसर होगा यहाँ पे, कि समग्रता या व्यापकता उसके गुणों में समाहित होना चाहिए। अगला प्रश्न,
यांत्रिक निर्णयों के परिणाम क्या होते हैं? यांत्रिक निर्णय यानी कि आउटकम ऑफ अ मैकेनिस्टिक डिसीजन। तुमने कुछ किया लगातार, वो भी एक रेपिटेटिव डिसीजन जैसा ही है कि एक मैकेनिस्टिक डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बटन दबाया, ठीक है, पंखा चलाना था, तुमने बटन दबाया तो क्या होगा? पंखा चलेगा। तो तुमने बटन दबाया तो उस समय तुम्हें क्या पता था? पता था कि पंखा चलने वाला है, तो ये नोन था। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि तुमने बटन दबाया पर बिजली नहीं आ रही थी तो पंखा नहीं चला, बट अदरवाइज आउटकम तुम्हें एक मैकेनिस्टिक डिसीजन का पता होता है कि क्या होगा। कभी कोई सरप्राइज आ जाए तो एक अलग की बात है, अदरवाइज यू नो, ज्ञात होता है तुम्हें कि क्या इसका आउटकम आने वाला है, क्या इसका परिणाम आने वाला है, तो नोन होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, ताश के अब आ गए क्वेश्चंस, पहले 10 क्वेश्चंस आ गए डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल के, अब सवाल आ गए 10 मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे है। वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक यानी रैंडमली हम निकाल रहे हैं, निकाले गए पत्ते में एक तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन कार्ड बीइंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड होते हैं ताश के 52, जो 4 सूट के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, 4 सूट्स के होते हैं। हर एक सूट के कितने? 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स। और ये 13 कार्ड्स में से एक तो होता है इक्का, और फिर होते हैं दुक्की से लेकर दहले तक, और फिर आता है हमारा जैक, गुलाम, बेगम और बादशाह। जैक, क्वीन और किंग ये हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, क्योंकि इनमें चेहरे बने होते हैं ना, दीज आर फेस कार्ड्स। यानी कि 13 में से 3 ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि हमारे फेस कार्ड्स होते हैं। टोटल 52 में से 12 ऐसे कार्ड होंगे क्योंकि फेस कार्ड है, और टोटल 52 है, तो 12/52 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो 12 में से ड्रॉ हो, और कुल प्रायिकता होगी 52 में से ड्रॉ हो। ठीक है, कुल प्रायिकता होगी 52 में से ड्रॉ हो, और काम की प्रायिकता होगी 12/52, सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 3/13। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास निवेश करने हेतु रुपए 9,000 है, 9,000 रुपए है। अ मैन हैज रुपीज 9,000 टू इन्वेस्ट। वो क्या करता है? वो रुपये 3500 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से निवेश कर देता है। रुपए 3,000 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से निवेश कर देता है। ही इन्वेस्ट रुपीज 3,500 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रुपीज 3,000 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यदि उसे रुपए 4,450 वार्षिक आय प्राप्त करनी है तो उसको अपनी जो राशि है, बची हुई राशि है, किस दर से निवेश करनी चाहिए? In order to have a yearly income of rupees 450, at what rate must he invest the remaining amount? टोटल अमाउंट है कितना? 9,000, 9,000 रुपए। 9,000 में से 3,500 तो उसने इन्वेस्ट किया है 6% पर एनम की वार्षिक ब्याज से। 3,000 इन्वेस्ट किया उसने कितने से? 5% पर एनम वार्षिक ब्याज से। बच कितना गया? 3,500, 3,000, 6,500 हो गया, यानी कि बच गया है 2,500, 2,500 रुपये बचा है, तो 2,500 को इन्वेस्ट करना बच गया है। इसके लिए परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 3,500 पे 6% से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1% होगा 35, और 6% हो जाएगा 35 इंटू 6 यानी कि 210, 210 रुपए। ऐसे ही 30 रुपए 1% होगा 3,000 रुपए पे, 30 इंटू 5, 30 इंटू 5, 150 रुपए हो गया। तो यही मिला के कितना हो गया? 210 प्लस 150, 360 रुपए, तो यही हो गया। यानी कि अब जो बचा है वहां पे 90 रुपीज का हमें इंटरेस्ट चाहिए, 90 रुपीज का इंटरेस्ट चाहिए, और 1% कितना है? 25, 1% है 25 रुपए, कितने परसेंट होगा? 90/25। ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा? 5, 18/5 यानी कि 3.6% पर एनम। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 3.6% प्रतिवर्ष, ये हमारा जवाब होगा। अगला प्रश्न, यदि एक संख्या 51108 11 से पूर्णतः विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? इफ अ नंबर 5a108 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होने वाला है? 5a108, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो सम स्थानों पे आई हुई संख्याएं हैं, विषम स्थानों पे आई हुई संख्याएं, उनका जो फर्क है, डिफरेंस है, वो हमारा 11 से विभाजित होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो 5 + 1 + 8 - a + 0, ये वैल्यू आ गया 8, 1, 9, 1, 5, 14। 14 - a, ये या तो हमारा 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। तो 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज एक सिंगल डिजिट है, अकेला डिजिट है, तो ये तो 0 से 9 के बीच में होगा, यानी 11 होगा। तो 14 - a अगर 11 है तो a हमारा आ जाएगा 3। आंसर आ जाएगा a = 3, ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? आंकड़े कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सबसे पहले इन आंकड़ों को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटे से 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। 5, 8, 9। ठीक है, क्रॉस इसलिए भी करते जा रहे हैं ताकि हमें बता रहे हैं कि कोई अंक छूट ना जाए। ये छोटी छोटी बातें, बट इनको ध्यान रखना है, अदरवाइज कभी ऐसी गलती हो सकती है तुमसे कि तुमने 1-2 डिजिट छोड़ दिए। ठीक है, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19। इसके बाद में 26 दो बार आएगा, और फिर आएगा 29। तो सारे के सारे नंबर्स हमारे एग्जॉस्ट हो गए। टोटल नंबर्स है 9,
तो जो मिडिल नंबर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड में 4, राइट हैंड में 4, बीच में आया 17, ये 17 हमारा माध्यिका हो जाएगा या फिर मीडियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 26 दो बार आ रहा है, तो ये हमारा मोड है या फिर बहुलक है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित पाई चार्ट किसी परिवार के प्रतिमाह होने वाले खर्चों और बचत को प्रदर्शित करता है। यदि मकान के किराए पर होने वाला प्रतिमाह खर्च रुपए 18,000 है, तो प्रतिमाह भोजन और परिवहन पर होने वाले खर्चों का योगफल क्या होगा? The following pie chart shows the monthly expenses and savings of a family. If the expenditure on the house rent is rupees 18,000 per month, then sum of the expenditure on food and transport will be what? क्या होगा? ठीक है, क्या हमको गिवन है? हमें ये पता है मकान के किराए पे होने वाला खर्च कितना है? 18,000 रुपए है। मकान किराया है 15%, तो 15% की वैल्यू हमें दी है, कितनी है? 18,000 रुपए। और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, भोजन और परिवहन पे होने वाला खर्चा। भोजन पे हो रहा है 30% खर्चा, यानी भोजन पे खर्चा हो जाएगा डबल हो जाएगा, जस्ट 36,000 हो जाएगा। और परिवहन पे हो रहा है 8% खर्चा। ठीक है, तो ये 8% की वैल्यू क्या होगी? 8% हमारा कितना आ जाएगा? 15% आ रहा है 18,000, तो 8% आएगा 8/15 इंटू 18,000। ठीक है, 15 से काटोगे ये बचेगा 1200, तो 1200 इंटू 8, 12×8 = 96, यानी कि 9,600 रुपये। 36,000 खर्चा हुआ है हमारा भोजन पे, 9,600 खर्चा हो रहा है परिवहन पे, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 36 + 9 45,600। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 18 है। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 18। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? देन प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स अमंग दम क्या होगा? एवरेज हमें गिवन है 18 है। अगर 4 संख्याओं का एवरेज 18 है, तो एक संख्या होगी 18 से जस्ट छोटी वाली, यानी 17 होगी, एक बड़ी वाली 19 होगी, फिर आएगी एक 21, और फिर आएगी 17 से छोटी 15। ये हमारी 4 संख्याएं हो गई, 15, 17, 19 और 21। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी 15 और 21 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 15 × 21। ठीक है, अगर ये संख्याएं बहुत बड़ी भी होती तो भी हमको पता है कि क्योंकि एक संख्या में आखिर में 5 आ रहा है, इकाई की जगह पे 5 आ रहा है, तो हमारे आंसर में 5 आएगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा 315। ठीक है, बट ये संख्या वैसे तो छोटी है, बहुत छोटी है, 15 × 21, तो इनको तो इजिली कर सकते हैं। 210 और 105 यानी 315 आ जाएगा आंसर। ठीक है, साथ ही एक बात और यहाँ पे तुम्हें सिखा देता हूँ कि जब भी कभी ऐसी संख्या हमें मिले, जैसे यहाँ पे मिल रही है 15 और 21, 15 हमारी क्या है? 15 है, 18 + 3, 18 - 3, और 21 है 18 + 3। यानी कि एक संख्या ऐसे है जैसे a - b हो, और दूसरी ऐसे है जैसे कि a + b हो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a - b इंटू a + b, यानी कि a² - b²। ठीक है, ये तो इजी कैलकुलेशन था, बट कभी कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो तो वहाँ भी ये चीज़ें बहुत ईजिली हमें काम कर जाती हैं, कि हम यहाँ लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 18² - 3²। 18 का स्क्वायर आएगा 324, में से घटा दोगे 9, आ जाएगा 315, 10, 15। ऑप्शन सी आंसर है। अगला सवाल, संख्या 198 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग 1/2, पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4, ये सब के सब बराबर है। ये सब के सब बराबर है। सबसे बड़े भाग का मान क्या होगा? नंबर 198 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट 1/2 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट शैल ऑल बी इक्वल, देन वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट विल बी व्हाट? ठीक है, तो अगर पहला पार्ट को मान लें a, ठीक है, पहले पार्ट को मान लें f फर्स्ट, दूसरे पार्ट को मान लें s सेकंड, और तीसरे पार्ट को मान लें t थर्ड। तो पहले पार्ट का 1/2 यानी कि f डिवाइडेड बाई 2, दूसरे पार्ट का 1/3 यानी कि s डिवाइडेड बाई 3, और तीसरे पार्ट का 1/4 यानी कि t डिवाइडेड बाई 4। ये सबके सब बराबर है। और कभी भी अगर ऐसा हमें गिवन है सबके सब बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट का जो रेशियो है, हमारा अनुपात है, वो 2:3:4 होगा। ठीक है, यही अनुपात होगा, 2:3:4। ठीक है, और अगर 2:3:4 अनुपात है, तो अगर हमने पहला मान लिया, पहला 2 है, 2 इकाई है, दूसरा 3 इकाई है, तीसरा 4 इकाई है। अगर इकाई में नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दो 2x है, 3x है और 4x है। इनको जब तुम ऐड कर दोगे तो ऐड करके हमें क्या मिलेगा? तीनों भाग को ऐड कर दिया, ऐड करके 198 तो मिलने वाला है, यानी कि 4 3 7 2 9, 9x इज इक्वल टू 198। यहाँ से x विल बी इक्वल टू 12, x आ जाएगा 12। सवाल हमसे पूछना है सबसे बड़ा भाग क्या होगा? सबसे बड़ा वाला भाग क्या होगा? तो x 12 आ गया, बड़ा भाग हमारा क्या है? ठीक है, एक सेकंड, x 12 नहीं आया, x 22 आया है, 22 आया है। ठीक है, x 22 आ गया, सबसे बड़ा भाग क्या होगा? 4x है, यानी कि 4x, 4 × 22 88 आ जाएगा आंसर हमारा। ऑप्शन 88 विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सूची 5, 11, 17, 23 में होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन? तो ये संख्याएं हमारी है कौन सी? 5 है, फिर 11 है, फिर 17 है, फिर 23 है। तो ये सबकी सब संख्याएं हमारी क्या बना रही है? एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है।
ये 5 से 11 पे गए, 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, तो हम 6 लगातार ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो बन रहा है। ठीक है, इसमें कौन सी हमारी संख्या आने वाली है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बट एक चीज, छोटी सी चीज अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर लें कि 5 हमारा क्या है, 6 से 1 कम है, 6 -1 है, 11 क्या है, 12 -1 है, 17 क्या है, 18 -1 है, और 23 क्या है, 24 -1 है। सारी की सारी संख्या क्या है, जनरल फॉर्म में इनका 6 के मल्टीपल से 1 कम है, 6 के मल्टीपल से 1 कम है। तो जो हमें ऑप्शन दिया है उसमें भी जो आंसर होगा वो 6 के मल्टीपल से 1 कम होगा, यानी अगर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 6 का मल्टीपल मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, सारी संख्याओं में 1 जोड़ दो, आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 179 में अगर तुमने 1 जोड़ा आ गया 180 क्योंकि 6 × 30 है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी और में 1 जोड़ोगे तो वो तुम्हारा 6 का मल्टीपल नहीं आएगा। 169 + 1 170, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं आएगा। 159 + 1 160, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। एक और तरीका इस क्वेश्चन में सोचने का क्या हो सकता है, क्योंकि दूसरा वाला तरीका भी पॉसिबल है कि लॉजिक हो इसके पीछे का। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, बट ये सारी की सारी संख्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करें, समांतर श्रेणी। तो इसमें अगला 29 आएगा, फिर 35 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम सोच रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका सोचने का ये हो सकता है, अब एग्जामिनर ने क्या सोचा है ये तो एग्जामिनर ही जानता होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। सारी की सारी हमारी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर ये सब अभाज्य संख्या है तो हमें इस ऑप्शन में देखना है कौन सी हमारी ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो 169 हमारा, ये तो 13 का स्क्वायर है, 13 का वर्ग है, 13 स्क्वायर है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। 159 क्या है, इसमें देखो 1 + 5 + 9, ये हमारा 53 × 3 है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, यौगिक संख्या है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 189 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 63 × 3 है, या फिर 21 × 9 है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। तो प्राइम नंबर के हिसाब से सोचोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, और 6 के मल्टीपल से एक छोटे के हिसाब से सोचोगे तो भी आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर हमारा दोनों केसेस में ऑप्शन ए आ रहा है, तो लॉजिक कोई भी लगाया हो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा सही आया होगा। ठीक है, और अगर तुम्हें सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर मेंशन करना, साथ में सेशन को लाइक जरूर कर सकते हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे डाउट रहता है तुमको तो बेशक उसके लिए भी कमेंट में मेंशन करना कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट रहा है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये ऑप्शन क्यों होगा, या तुम्हारा अपना जो लॉजिक है। ठीक है, स्पेशली डिसीजन मेकिंग वाले सवाल में डाउट होने की संभावना ज़्यादा है, मैथ वगैरह में तो डाउट की इतनी कोई संभावना नहीं, फिर भी कहीं पे डाउट होता हो तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगला सवाल, 3 अंकों वाली सभी संख्याओं जो कि 7 से विभाज्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 7। कितनी ऐसी संख्याएं होने वाली है? ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की जो कि 7 से विभाजित हो। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, 2 अंकों की जो 7 से विभाजित हो। सबसे बड़ी संख्या आएगी 98, 98। 98 के बाद अगला आएगा 105। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या होगी 3 डिजिट की, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि हमारा 7 से डिविजिबल है। और लार्जेस्ट क्या आएगा? अब लार्जेस्ट के लिए एक तरीका देखो ये होता है कि हम 999 को 999 को विभाजित करके 7 से देखें कितना शेषफल बचेगा, शेषफल को घटा देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। लेकिन दूसरा जो स्मार्ट अप्रोच है वो ये होगा कि 98 हमारा 7 से विभाजित हो ही रहा है, इसको तुम 10 से गुणा कर दो, हम 5 तक पहुंच जाए उस संख्या के, 980 आ जाएगा। इसके बाद आएगा 987, फिर आएगा 994, यानी कि 994 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि जैसे ही इसमें तुम 7 ऐड करोगे तो आ जाएगा 1000 में। ठीक है, तो 994 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा, एक बात और जो ध्यान रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारा 1001, 1001, क्योंकि 1001 होता है 7 × 11 × 13, ये तीनों से विभाजित होता है। तो 1001 से ही पीछे जा सकते थे कि 1001 से 7 घटा दो, तो 994 हमारी सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या आ जाएगी जो कि 7 से विभाजित होती है। ठीक है, अब ये एक समांतर श्रेणी बनेगा, 105, 112, 119 और ऐसे लेकर 994 तक कितनी संख्याएं आएंगी हमें यही पता लगाना है। ठीक है, हमारे काम की ये सारी संख्याएं हैं। ऐसे केसेस में क्या करें, सबसे बड़ी संख्या से 994 में से 105 घटा दो। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किससे? 7 से, क्योंकि ये सारी की सारी संख्या हमारे 7 के अंतर पे आने वाली है। 7 हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, समांतर है इस श्रेणी का, तो डिवाइड बाई 7 कर दोगे और साथ में आखिरी में ऐड कर दोगे 1, +1 कर दोगे, तो हमें नंबर आ जाएगा कितनी हमारी ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, 994 - 105 आ जाएगा 800, 887। ठीक है, 887 आ जाएगा, और सॉरी 889 आएगा, डिवाइडेड बाई 7 +1, और 7 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? एक बार गया 18, फिर 14, 127 + 1 यानी कि 128 ऐसी संख्याएं होंगी। 128 सच नंबर्स विल बी देयर। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या बात कर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? तो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड? अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर हम कितनी ऐसी संख्याएं बना सकते हैं, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है।
ठीक है, रेपिटेशन को हमने अलाउड रखा है। तो अगर रेपिटेशन अलाउड रखा है यानी कि एक ही संख्या, एक ही अंक कितनी बार भी आ सकता है। 3 अंकों की संख्या बनानी है और सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, इवन नंबर होंगे। अगर इवन नंबर है तो आखिर में हमारा सम अंक आएगा, यानी कि आखिर में या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा, और तो कुछ है नहीं, 0, 2 और 4, यानी कि आखिर में 3 संभावनाएं हैं, कोई भी एक रख दो। और टोटल डिजिट्स है हमारी 6, तो बीच में तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी रख दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब आ सकते हैं। 6 ऑप्शन है बीच में, तो 6 संभावनाएं, 6 में से किसी को भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में 0 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही शुरू में 0 आ जाएगा तो फिर तुम्हारी जो संख्या है वो 3 अंकों की नहीं रह जाएगी, 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा। यानी कि शुरुआत के लिए 5 संभावनाएं, तो 5 × 6 × 3 टोटल हमारी संख्याएं आ जाएंगी 90। अगर इस सवाल को समझने में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत आया है, नहीं समझ में आया है, तो एक बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेशन जो है मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, वहाँ पे चेकआउट करना, वहाँ पे डिटेल में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। ठीक है, वहाँ से क्रमचय संचय के तुम्हें सारे के सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे और इन सवालों को तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक संचार संगठन के संरचनात्मक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज नॉट डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल हिरार्की? ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर का हिरार्की है, स्ट्रक्चर हिरार्की का क्या मतलब, टॉप से लेकर डाउन तक सबसे ऊपर कौन है, मालिक है, ओनर है, ठीक है, या सीईओ है उसके बाद में, ठीक है, अगर तुम एग्जीक्यूटिव में बात करो सीईओ है, और नीचे तुम फिर तुम्हारा मैनेजर होगा, वर्कर्स होंगे, एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होगा, बट ये तुम्हारी हिरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और इस हिरार्की में कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के लिए डिफाइंड नहीं है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज नॉट डिफाइंड बाय स्ट्रक्चरल हिरार्की, यानी कि स्ट्रक्चर को फॉलो जो नहीं करेगा कम्युनिकेशन, वो हमारा डिफाइंड नहीं होगा स्ट्रक्चरल हिरार्की से। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला कम्युनिकेशन कौन सा हुआ, जैसे मान लो कि सीईओ ने मैनेजर को कोई बात बोली या मैनेजर ने वर्कर को कोई बात बोली, तो ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, यानी कि सीईओ ने बोली मैनेजर को, मैनेजर ने बोली वर्कर को, या फिर सीईओ ने बोला मैनेजर को कि देखो वर्कर से तुम्हें ये काम कराना है, फिर मैनेजर ने वही बात वर्कर को बोली, यानी कि एक स्ट्रक्चर की हिरार्की को फॉलो किया, टॉप डाउन, है कि नहीं, पानी ऊपर से गिरा नीचे 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 धीरे आया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो ये तो पार्ट होता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्कर ने मैनेजर को कोई शिकायत की, कोई बात बोली, कोई समस्या वर्कर की हो सकती है, या फिर उसने कोई बात बोली, ये भी हो सकता है कि बॉटम अप हो गया, यही पॉसिबल है। ठीक है, या फिर वर्कर ने किसी दूसरे वर्कर से कोई बात बोली, तो ये सारे के सारे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है और ये डेफिनेटली हिस्सा होगा। बट क्वेश्चन ने पूछा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो ये तो हिस्सा है, ये तो पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको पार्ट है, इसलिए एक सेकंड इसके आगे टिक ना लगाएं, क्योंकि आगे टिक उसके लगाते हैं जो कि पार्ट नहीं है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ कि किसी भी पर्सन ने किसी भी पर्सन से कोई बात बोली जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की से, संरचनात्मक पदानुक्रम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में उसको कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि पार्ट नहीं होता है, और इसलिए ये आंसर होगा। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। और जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे, दो तरह के कम्युनिकेशन हुए, एक हुआ फॉर्मल और एक हुआ इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल हिरार्की को फॉलो नहीं करता है, कि कोई भी किसी से इनफॉर्मली बात कर सकता है, हो सकता है एक वर्कर और एक मैनेजर दोस्त हो, ठीक है, ऑफिस में वो हिरार्की को फॉलो करते हो, बट ऐसे अगर वो दोस्त हो सकते हैं, पॉसिबल है, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में 3 तरह के कम्युनिकेशन होगा, एक तो हुआ टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे, मालिक से लेके वर्कर तक। ठीक है, दूसरा हो सकता है बॉटम अप, नीचे से ऊपर तक, और तीसरा हॉरिजॉन्टल, यानी एक वर्कर से दूसरे वर्कर, एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर। 3 तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा और एक हुआ इनफॉर्मल, जो कि हिरार्की का पार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के अशाब्दिक घटक का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉन वर्बल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कंपोनेंट, वर्बल यानी कि जो बोल के बताया गया, वर्बल यानी भाषा, वर्बल यानी कि भाषा, भाषा से जुड़ा हुआ, ठीक है, शब्दों से जुड़ा हुआ। और नॉन वर्बल यानी कि भाषा के अतिरिक्त, अलावा कुछ, नॉन वर्बल भाषा के अलावा कुछ। ठीक है, दो है दिए हैं, व्हाट यू से, व्हाट यू से वो क्या होगा, कंटेंट है, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहोगे, तुम तो वर्ब कहो, वर्बल कंटेंट होगा तुम्हारा जो भी होगा, तुम जो भी कहोगे वो भाषा का, भाषा और शब्दों से होगा ना, जो तुम कह रहे हो वो अशाब्दिक तो नहीं हो सकता ना, यानी कि पहला वाला तो पार्ट नहीं होगा आंसर का। ठीक है, जबकि पूछा है कौन सा एग्जाम्पल है, तो हाउ यू से, तुम कैसे कहते हो, जो तरीका है तुम्हारा, आप कैसे कहते हो, अप्रोच, तुम्हारा टोन क्या है, तुम्हारी वॉइस क्या है, तुम्हारा फेस से, तुम चेहरे से कैसे, तुम भाव भंगिमाएं तुम्हारी क्या है, ठीक है, हाथ पैर तुम्हारे कैसे मूव कर रहे हैं, तो ये जो तुम्हारा कंपोनेंट है ये नॉन वर्बल कंपोनेंट है और यही आंसर होगा। तुम कैसे कह रहे हो, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी और से। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इवन
मेहराबियन ने तो ये भी कहा कि 7% सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो शब्द है, वर्ड्स है, उनका असर तुम सिर्फ शब्दों का असर जो है 7% होता है, और बाकी 93% में तुम्हारा ये चीजें आती हैं। ठीक है, 93% में 55% तुम्हारा आएगा जो तुम्हारे फेशियल गेस्चर हो गया, चेहरा कैसा है, भाव भंगिमाएं क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है तुम्हारी। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और 38% बोलते हैं ये मेहराबियन के हिसाब से। ठीक है, मेहराबियन के हिसाब से। बाकी इन जनरल भी कहते हैं कि मेजॉरिटी कंपोनेंट तुम्हारा नॉन वर्बल कंपोनेंट होता है। जो तुम कहते हो वो कम महत्वपूर्ण है, कैसे कहते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार होते हैं ना, कई सारे स्पीकर्स होते हैं जो बात तो बड़ी साधारण से कहते हैं, पर जिस तरह से उस बात को कह देते हैं वो जादुई होती है। वो जो तरीका है, वो तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 38% हमारा है टोन, वॉइस, कैसे हम बोल रहे हैं, क्या तरीका है हमारा, टोन कैसी है। अगला सवाल, प्रभावी अनुनय कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू इफेक्टिव परसुएशन स्किल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? पहला, इसका प्रारंभ कार्यवाही के अनुसरण के महत्व और संभावित लाभों को बतलाने से होता है। अब जब तुम परसुएड करना चाहते हो किसी को, तुम्हारा परसुएशन स्किल है, तुम अनुनय करना चाहते हो, समझाना चाहते हो। ठीक है, तो समझाने के लिए तुम क्या करोगे, किसी को कुछ फायदे गिनाओगे ना, कि जो तुम उससे करवाना चाहते हो, जो तुम चाहते हो कि वो करे, यानी कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो तुम कार्यवाही जो चाहते हो कि वो अनुसरण करे, उसको करे, उसके बारे में फायदे बताओगे ना। अच्छी बातें बताओगे, बुरी बातें बताओगे तो करेगा थोड़ी, तुम फायदे बताओगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है, इसका प्रारंभ कार्यवाही के अनुसरण के लाभ और हानियों के बतलाने से होता है। इट स्टार्ट्स विद स्टेटिंग द प्रोज एंड कॉन्स। अब जैसे ही कॉन्स बताओगे तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही कॉन्स बता दोगे तो फिर वो बिदकेगा, नहीं करेगा ना, परसुएड नहीं कर पाओगे तुम उसको, तो बिल्कुल भी तुम दूसरा वाला काम नहीं करोगे। ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। क्लियर? अगला सवाल, अनुनय कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फिर से एक परसुएशन स्किल पे क्वेश्चन विद रेफरेंस टू परसुएशन स्किल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? पहला, यह एक व्यक्ति को दूसरे के अपना मन बदलने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू चेंज देयर माइंड्स। यस, दैट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि तुम मन बदलने के लिए परसुएट कर पाते हो किसी को। अगर तुम्हारे अंदर परसुएशन स्किल है तो तुम किसी का मन बदल सकते हो। दूसरा, यह एक व्यक्ति को दूसरों को अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। इट एनेबल्स अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू चेंज देयर बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है कि तुम मन भी बदल सकते हो, उसका व्यवहार भी बदल सकते हो। ठीक है, अगर तुम उसको प्रॉपर्ली परसुएट कर पाए तो व्यवहार भी बदल जाएगा उसका। दोनों बातें सही हैं अपनी जगह पे। ऑप्शन सी आंसर है, बोथ आर करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का कौशल नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल? पहला है अनुनय कौशल, परसुएशन स्किल, ये डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। कम्युनिकेशन करके ही तो बताओगे, किसी को परसुएट करोगे। वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल, बिल्कुल जरूरी है, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। बोलना सही से नहीं आएगा तो कैसे तुम कम्युनिकेट करोगे। लिखना भी एक कम्युनिकेट करने का तरीका है, राइटिंग स्किल, ये तीनों ही सही है। कॉन्सेप्चुअल स्किल ऐसा है, ये तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, 4 ओनली। संकल्पनात्मक कौशल। ठीक है, अगला प्रश्न, संप्रेषण के कार्यों में क्या शामिल है? द फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कर्मचारी के व्यवहार का नियंत्रण, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना, या फिर सारे के सारे उपयुक्त सभी। कंट्रोलिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, फुलफिलिंग ऑफ सोशल नीड्स एंड ऑल द। ये सारे के सारे जो हमारे ऑप्शन ए बी सी हैं, तीनों ही हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट है। कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, बेसिकली कंट्रोल यानी रेगुलेट करना बिहेवियर को, मोटिवेट करना, या फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, ये सारे के सारे हमारे पार्ट है कम्युनिकेशन का, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द। अगला प्रश्न, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी में समझना है, व्यवस्थित करना है। संदेश, प्रेषक, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि। Consider the following events in the communication process and arrange them in chronological order. मैसेज, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। वैसे तो क्वेश्चन आसान है, बट ऑप्शन जो है थोड़ा सा फंसा सकते हैं। तो देखो, ऐसे समझो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन तुम कर रहे हो, तुम्हें स्टेप्स अगर कंफ्यूज हो रहे हो कहीं पे, तो ऐसे समझो जैसे कि मान लो तुम अपने किसी प्रिय को, अपने किसी फेवरेट को, किसी दोस्त को, ठीक है, तुम एक मैसेज भेजना चाह रहे हो या अपने किसी दोस्त से बात करना चाह रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले मैसेज आएगा या सेंडर आएगा? सबसे पहले संदेश आएगा कि प्रेषक आएगा? सबसे पहले आएगा सेंडर। तुम हो सबसे पहले, क्योंकि तुम डिसाइड करोगे कि मैसेज क्या तुम्हें लिखना है। सबसे पहले आएगा सेंडर। ठीक है, तुम डिसाइड करोगे कि मैसेज क्या लिखना है, तो सबसे पहले आएगा टू। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ 1 लिखने के बजाय 2 को लिख देते हैं अलग, तो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले आएगा 2। अब सेंडर डिसाइड हो गया, अब तुम मैसेज लिखोगे, मैसेज लिखोगे ना। ठीक है, तुम मैसेज डिसाइड सोचोगे, पहले तो लिखने से पहले सोचोगे कि मैसेज तुम्हें क्या लिखना है, किस भाषा में देना है उसको। ठीक है, तो पहले तुमने मैसेज को सोचा, अब आएगा 1। अब सोचने के बाद उस मैसेज को लिख रहे हो। लिखना क्या है? इनकोडिंग है, भाषा में तुमने उसको रूपांतरित किया। ठीक है, हो सकता है तो मैसेज तुमने हिंदी में सोचा हो पर इंग्लिश में लिख रहे हो, या इंग्लिश में सोचा हो हिंदी में लिख रहे हो, तो अब इनकोडिंग करोगे। ये तो हो गया 3। या तुमने मुहावरों में लिख रहे हो, ठीक है, एक घुमा के लिख रहे हो,
तो इनकोडिंग हो गया। इनकोडिंग के बाद में अब जैसे ही तुमने इनकोड कर दिया, पूरा मैसेज लिख गया, अब तुमने सेंड पे प्रेस किया, चैनल है, अब किसी एक चैनल के थ्रू यानी कि मीडियम के थ्रू, एक माध्यम के थ्रू तुम्हारा मैसेज उस तक पहुंचेगा। अब माध्यम इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आएगा 2 1 के बाद आएगा 4 4 के बाद में अब वो जो पहुंचा तो अब सामने वाला पढ़ेगा, उसको डिकोड करेगा, वो आ गया 5। ठीक है, यानी कि डिकोड होके वहां पहुंचेगा ना, उसके पे पहुंच गया। फॉर एग्जांपल उसको मैसेज का नोटिफिकेशन आया, जो नोटिफिकेशन आया यानी कि उस पर मैसेज पहुंच गया है, और पहुंच के उसकी भाषा में पहुंचा होगा, डिकोड होके ही पहुंचा होगा। क्योंकि मैसेज जब पहुंचता है तो लेटर्स में तो नहीं पहुंचता ना, वो तो डिजिटल फॉर्म में पहुंचा है, बाइनरी में पहुंचा है। ठीक है ना, तो यहां से इनकोड हुआ, वहां पे डिकोड हुआ, तो 5 हो गया। इसके बाद में रिसीवर ने उसको पढ़ा, और लास्ट में पढ़ने के बाद में वो तुमको उसका रिस्पॉन्स देगा, फीडबैक देगा। तो 2 1 3 4 5 6 7 ये हमारा ऑर्डर होगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि तुमको तुम्हारी भाषा में समझा दूं, सो दैट ये चीजें याद रखना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। अगला प्रश्न, संप्रेषण में अपनी सामग्री को व्यवस्थित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट इन कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? पहला, इसमें एक कहानी सम्मिलित होती है जो दर्शकों को बांधे रखती है। दूसरा, इसमें दर्शकों को विद्यमान समस्या को समझने में मदद करने के लिए आंकड़ों या अन्य सूचनाओं का उपयोग सम्मिलित है। पहला, इट इंक्लूड्स अ स्टोरी दैट एंगेजेस द ऑडियंस। सेकंड, इट इंक्लूड्स यूज ऑफ डेटा और अदर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट हैंड। ऑर्गेनाइज करना है अपने कंटेंट को कम्युनिकेशन में, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, ऑर्गेनाइज योर कंटेंट में तो डेफिनेटली डेटा और दूसरा इन्फॉर्मेशन होगा, ताकि ऑडियंस समझ सके कि प्रॉब्लम एट हैंड क्या है। ठीक है, ओके। और साथ में पहला भी हो सकता है कि एक स्टोरी भी इंक्लूड करे, ताकि जो कि ऑडियंस को इंगेज कर सके। तो ये दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों संभव है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसमें एक स्टोरी भी रह सकता है, एक यूज ऑफ डेटा और बाकी इन्फॉर्मेशन भी रह सकता है, ताकि ऑडियंस को समझ में आए प्रॉब्लम क्या है। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेशन स्किल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? संप्रेषण कौशल अभ्यास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, अपने श्रोताओं और उनकी आवश्यकताओं को समझने से आपको अपना संदेश तैयार करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, अपने श्रोताओं और उनकी आवश्यकताओं को समझने से आपको अपने विषय को अनुकूलित करने की में मदद मिल सकती है। पहला, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड देयर नीड्स कैन हेल्प यू टेलर योर मैसेज। सेकंड, द सेम कैन हेल्प यू टेलर योर सब्जेक्ट मैटर। दोनों जरूरी है। अगर तुम अपनी ऑडियंस को समझ जाओगे, तो अपनी ऑडियंस को समझने के बाद में अपना जो मैसेज है उसको भी टेलर कर सकते हो कि तुम्हें कहना किससे है। अगर एक छोटे बच्चे से कोई बात कहने जा रहे हो, तो उस बात को कहने के तुम्हारे शब्द अलग होंगे, और वही बात किसी 20 साल के लड़के से कहने जा रहे हो, तो तुम्हारे जो शब्द हैं वो डिफरेंट होंगे। माता पिता से कहने जा रहे हो तो शब्द तुम्हारे जो है अलग होंगे। तो अपना टेलर तुम ऑडियंस के हिसाब से अपना टेलर बोल रहे हैं, अपना मैसेज तुम ऑडियंस के हिसाब से टेलर करते हो। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर को भी टेलर करते हो। दोस्तों से अलग तरह की बात करोगे, माता पिता से अलग बात करोगे, छोटे बच्चे से अलग बात करोगे। दोनों बातें अपनी जगह पे सही हैं, दोनों ही जरूरी हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौशल अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स रिलेटेड टू प्रैक्टिसिंग दैट स्किल एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो पहला है अपने श्रोताओं को जानिए। दूसरा, अपने विषय वस्तु को व्यवस्थित कीजिए। तीसरा, सम्मोहक दृश्य तैयार करें। चौथा, अपने आप को शांत करें। पांचवा, अपने प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें। फर्स्ट, नो योर ऑडियंस। सेकंड, ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। थर्ड, प्रिपेयर कंपेलिंग विजुअल्स। फोर्थ, काम योरसेल्फ। एंड फिफ्थ, फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है अपने ऑडियंस को। अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो तो फिर उसके बाद में क्या करोगे? तुम अपने मैसेज को टेलर करोगे, यानी कंटेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, है कि नहीं? तो यानी कि सबसे पहली चीज जरूरी क्या है? नोइंग योर ऑडियंस। पहले जानना ये जरूरी है कि किसको हमें बात करनी है, किसको समझाना है, किसको कहना है। जिससे कहने जा रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारा कंटेंट होगा, उसके हिसाब से तुम्हारा विषय वस्तु होगा। तो सबसे पहले जरूरी है नो योर ऑडियंस। फिर सेकंड है अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज करो। और एक बार तुमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करे, तुम्हें पता है कि इस तरह से हमें अपनी बात को कहना है। अब अपनी बात को और भी प्रभावी करने के लिए तुम क्या करोगे? साथ में कोई फोटो भी लगा सकते हो। फोटो चिपका दिया तुमने, है कि नहीं? जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फीड हो गया तुम्हारा, तुम बाकी जगह पे क्यों देखते हो? क्योंकि वहां पे कई बार ऐसी बातें जो तुम किसी किताब में पढ़ोगे, वो एक बार किसी इमेज के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी विजुअल के माध्यम से तुमको समझाई जा रही है। तो विजुअल जो है वो तुम्हें ज्यादा प्रेरित करता है, ज्यादा मोटिवेट करता है, ज्यादा कंपेलिंग लगता है। दैट इज वाई फिर बाद में विजुअल ऐड करोगे। सबसे पहले तो तुम्हारे एक कंटेंट पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें तुम कहने वाले हो, फिर तो विजुअल बनाओगे ना। विजुअल थर्ड पे आएगा। एक बार तुम्हारा ये सारा का सारी चीजें तैयार हो गया, अब क्या करोगे? तैयार होने के बाद अपने आप को शांत करोगे और फिर फोकस करोगे अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो 1 2 3 4 5 यही हमारा ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ऑप्शन बी ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बड़े ही आसान आते हैं, इनमें तो मार्क्स लेने ही वाले हैं कि सारे के सारे, इसमें कोई भी गलत करने का स्कोप नहीं रहता। और करते हैं, समझते हैं। हमें 4 तरह के भाव रखने चाहिए। हम सबके लिए मैत्री भाव रखें, हम दीन दुखियों के प्रति दयाशील हो, ठीक है,
जब लोग प्रसन्न हो तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, और दुष्टजनों के प्रति हमें उदासीनता का भाव रखना चाहिए। ठीक है, जब लोग प्रसन्न हो तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, और दुष्टजनों के प्रति उदासीनता का भाव रखना चाहिए। इसी तरह हमारे सम्मुख आने वाले सभी विषयों के प्रति भी ऐसे ही भाव रखने चाहिए। यदि कोई विषय शुभकर है तो हमें उसके प्रति मैत्री भाव रखना है, शुभकर विषय है तो फिर मैत्री भाव रखेंगे, और चिंतन का विषय है, दुखकर विषय है, तो वहां पे हम करुणापूर्ण भाव रखेंगे। यदि वह कोई शुभकारी विषय है तो हमें आनंदित होना चाहिए, और अगर अशुभ विषय है तो फिर हमें उदासीन रहना चाहिए। सामने आने वाले विभिन्न विषयों के प्रति मन में इस प्रकार के भाव रखना मन को शांत बना देता है। हमारे दैनिक जीवन में आने वाली ऐसी अधिकतर कठिनाइयां इसीलिए आती हैं कि हम इस तरह से अपने मन को अपनी पकड़ में नहीं रख पाते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमसे कुछ बुरा करता है तो हम तुरंत ही उस बुराई के प्रतिकार के लिए उद्यत हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? किसी ने कुछ बुरा किया और हमें तुरंत आ गया क्रोध उसके ऊपर, हमें तुरंत लगा कि अब तो इससे बदला लेना है। ठीक है, और इस तरह बुराई के प्रति प्रत्येक ऐसा प्रतिकार सिद्ध करता है कि हम अपने चित्त को अपने नियंत्रण में रखने में असमर्थ होते हैं। बेसिकली जैसे हमने बुराई के प्रतिकार कर दिया तो एक तरह से सामने वाले के पास एक रिमोट कंट्रोल आ गया, उसने कुछ बुरा बोला और हम चहकने लगे, तुरंत पागल हो गए। वह उस वस्तु की ओर तरंगे प्रभावित होता है और हम अपनी शक्ति खो देते हैं। अपनी शक्ति हमने किसको दे दी? रिमोट कंट्रोल को। ऐसी बात नहीं है कि हम अपने नियंत्रण रख के हमारी कहीं कोई क्षति हो रही होती है, उससे तो हमारा आशातीत उपकार ही होता है। जितना खुद पे हम नियंत्रण रखेंगे उतना ही हमारा फायदा है। प्रत्येक बार जब हम घृणा भाव या अपनी क्रोध की भावना का दमन करते हैं तो हमारे उपकार हेतु बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा संचित हो रही होती है। शक्ति का वही पुंज उच्चतर शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो हो गई पैसेज की बात। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल, दुष्ट विषय के प्रति हमें किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? साफ साफ लिखा है, दुष्ट जनों के प्रति हमें उदासीनता का भाव रखना चाहिए। उदासीनता का भाव रहेगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। ये जो टिक मार्क्स लगे हैं ये मैंने नहीं लगाए, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है आंसर हो। तो सवाल पढ़ते हैं। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव लेखक रखने नहीं देना चाहते? क्या नहीं रखने देना चाहते? अप्रसन्न लोगों के प्रति भी हम प्रसन्नता का भाव रखें। हम दीन दुखियों के प्रति दयाशील हुए, तो लिखा हुआ है। हम सबके प्रति मैत्री भाव रखें, ये भी सही है। हम दुष्टजनों के प्रति उदासीनता का भाव रखें, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये पैसेज में कहा नहीं गया है। कहा नहीं गया इसलिए ये जवाब होगा, क्योंकि रखने नहीं देना चाहते की बात कर रहे हैं। घृणा भाव या क्रोध की भावना के दमन के बाद क्या होता है? हमारे उपकार हेतु सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है, ऑप्शन सी। एक दुखकर विषय के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? दुखकर विषय के साथ में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। कहा था शुभकारी अशुभ विषय और शुभकर विषय और चिंतन का विषय अगर दुखकर है तो हमें करुणापूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस गद्यांश के संदर्भ में नहीं है, सही नहीं है? प्रत्येक बार जब हम घृणा भाव का दमन करते हैं हमारे उपकार तो बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है, ये तो सही है। दीन दुखों के प्रति करुणापूर्ण होना चाहिए, ये भी सही है। घृणा और बुराई के प्रति रूप में प्रत्येक प्रतिक्रिया मन के लिए हानिप्रद होती है, ये भी सही है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति हमसे कुछ बुरा करता है तो हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। क्या ऐसा लिखा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा है। इसमें लिखा है प्रतिकार नहीं करना चाहिए, अपना जो ऊर्जा है उसको संचित करना चाहिए, क्योंकि नुकसान होता है हमारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पैसेज। प्रकाश प्रदूषण आज पर्यावरण के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले खतरों में से एक बन गया है। रात्रि के आकाश में उज्ज्वलता की परिणामी वृद्धि न केवल हमारे सितारों भरे आकाश की दृश्यता को बिगाड़ रही है, दृश्यता यानी कि दिखने में हमें दिक्कत होता है क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा होता है, अभी तो हमारे अंधेरी और चांदनी रातों के प्रत्यक्ष बोध, यहाँ तक कि हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को भी यह परिवर्तित कर रही है। अभी कुछ समय पहले ही बाहरी प्रकाश के इन प्रभावों को पहचाना गया है। प्रकाश प्रदूषण ऊर्जा के अपशेष का भी संकेत है। अपशेष यानी कि क्या हुआ? अपशेष होता है जो कि अनुपयोगी हो, गैर जरूरी हो। प्रकाश प्रदूषण ऊर्जा के अपशेष का भी संकेत है, क्योंकि ऊर्ध्वमुखी प्रकाश प्रायः उपयोगी अथवा अभीष्ट प्रदीपन मुहैया नहीं करा पाता है। प्रदीपन यानी कि उजाला, रोशनी नहीं दिखा पाता, नहीं मुहैया करा पाता है। जनोपयोगी सेवा प्रदाताओं, पर्यावरणविदों, खगोल शास्त्रियों, प्रकाश उद्योग तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच हितों के संभावित टकराव के कारण प्रकाश प्रदूषण तथा इसके हानिकारक प्रभावों से निपटना एक जटिल मुद्दा बन जाता है। रात्रिकालीन पृथ्वी के उपग्रह द्वारा ऊपर से लिए जाने वाले चित्र हमारे पास 1970 के प्रारंभ से ही प्राप्त होना शुरू हो चुके हैं। यह पृथ्वी की सतह पर स्थित स्रोतों द्वारा ऊपर की ओर प्रेषित किए गए प्रकाश का मापन तो करते हैं, परंतु इस प्रकार प्रदूषण के पृथ्वी की सतह पर स्थित मनुष्यों द्वारा अवलोकित रात्रि आकाश की उज्ज्वलता और सितारों की दृश्यता पर पड़ने वाले प्रभाव की कोई सीधी जानकारी प्रदान नहीं कर पाते। ठीक है, ये प्रकाश का मापन तो कर लेते हैं, पर सितारों की दृश्यता पर पड़ने वाले प्रभाव की कोई सीधी जानकारी नहीं दे पाते हैं। इन प्रभावों की गणना ऐसे भौतिक मॉडल के माध्यम से की जा सकती है जो वायु के अणुओं तथा अन्य सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव को दर्शाता है। पूरे विश्व की आकाश उज्ज्वलता की इस गणना को दर्शाने में मानचित्र बन चुके हैं और वे विकसित शहरी क्षेत्रों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों दोनों में ही बढ़ते प्रकाश प्रदूषण की जानकारी प्रदान करते हैं। सो हमारा पूरा का पूरा तो हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल, प्रकाश प्रदूषण को ऊर्जा का अपशेष क्यों कहते हैं? अपशेष यानी कि अनुपयोगी, जो जरूरी नहीं है। जरूरी होगा प्रदूषण थोड़ी है, प्रकाश जरूरी भी तो है। जो जरूरी है वो अपशेष नहीं है। अपशेष वो है जो कि जरूरी नहीं है, अनुपयोगी है, गैर जरूरी है।
क्योंकि प्रकाश प्रदूषण हमारे अंधकार के प्रत्यक्ष बोध को बिगाड़ देता है। नहीं, ये जवाब नहीं है। प्रायः सभी प्रदूषण अपशेष से संबंध रखते हैं। ये भी ठीक हो सकता है, बट यहाँ पर लिखा क्या है, ऊर्जा के अपशेष का भी संकेत है, जो कि ऊर्ध्वमुखी प्रकाश प्रायः उपयोगी अथवा पृष्ठ प्रदीपन मुहैया नहीं करा पाता है। तो इसलिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, जो पैसेज में लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, ओके। ताकि ये बात भी सही है, बट ये पैसेज में नहीं लिखी है, इसलिए आंसर नहीं है। आकाश उज्ज्वलता दर्शाने वाले मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहे हैं? ठीक है, कौन सी अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहे हैं? आकाश उज्ज्वलता दर्शाने वाले मानचित्र कहाँ पे दिया है? ठीक है, पूरे विश्व की आकाश उज्ज्वलता की इस गणना को दर्शाने वाले मानचित्र बन चुके हैं, और ये विकसित शहरी क्षेत्रों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ते प्रकाश प्रदूषण की विविध जानकारी प्रदान करते हैं। तो विकसित शहरी क्षेत्रों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रकाश प्रदूषण की वृद्धि को भी बताते हैं। इस गतिज के हमारे वातावरण को बहुत तेजी से कौन चुनौती दे रहा है? प्रकाश का प्रदूषण। हमारे सितारों भरे आकाश की दृश्यता को तो क्या नुकसान पहुंचा रहा है? रात्रि आकाश में बढ़ती हुई जो उज्ज्वलता है वो नुकसान पहुंचा रही है। निम्नलिखित में से कौन हितों के संभावित टकराव में शामिल है? शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण तो शामिल थे, प्रकाश उद्योग शामिल है, सरकारी एजेंसियां शामिल है। ठीक है, सब तो मेंशन है। पर्यावरणविद, ठीक है, प्रकाश उद्योग, सरकारी एजेंसियां, ये सब शामिल है। शामिल क्या नहीं है? बस हमारा उपग्रह चित्र प्रदाता, ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर है। अगला प्रश्न, अब वापस से हमारे मैथ और लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ गए। ट्रेनिंग शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है? तो गेंद तो बना सकते हैं, रेन, RAIN, रेन तो दिख ही रहा है, बन ही रहा है। रिंग, RING, बिल्कुल बन जाएगा। किंग नहीं बनेगा, बिकॉज के है ही नहीं, ये नहीं है, इसलिए आंसर हमारा किंग होगा, ऑप्शन डी। विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है इस प्रश्न में, फाइंड द मिसिंग नंबर। कौन सी संख्या विलुप्त संख्या होगी? देखो, अगर हम पहले वाले में ऑब्जर्व करें, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर हम करें 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, तो बन जाएगा हमारा 110। 6 इंटू 9 से बनेगा 54। 110 में 54 घटा दोगे, आज बचेगा 56। यही सेम काम करते हैं दूसरे वाले में। तो 12 इंटू 10 से बन जाएगा 120, और 7 इंटू 8 से बन जाएगा 56, और 120 से 56 घटा दोगे, बचेगा 64। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन 64। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न, यदि एक सांकेतिक भाषा में मैनेजर इज इक्वल टू 34, डायरेक्टर इज इक्वल टू 35 और असिस्टेंट इज इक्वल टू 36, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टाफ को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है, क्योंकि तुम अगर लेटर्स के रैंकिंग के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करोगे तो इस सवाल में फंस जाओगे। ठीक है, ये सवाल कह रहा है मैनेजर में 34 लिखा है कोडिंग करके, कैरेक्टर में लिखा है 35, असिस्टेंट का कोड है 36। एक दो चीजें देखते हैं पहले। मैनेजर में लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है। कैरेक्टर में लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है। और असिस्टेंट में लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स है। 7 8 और 9 लेटर्स है। और यहाँ पे देखो 3 + 4 भी 7 है, 3 + 5 8 है, 3 + 6 9 है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लेटर्स से संबंधित कोई कनेक्शन है। पहली बात ये क्लिक करनी चाहिए। अब जैसे ही ये बात क्लिक करेगी तो एक पॉसिबिलिटी बनती है हमारी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के नंबरिंग की। ठीक है, यहाँ पे वॉवेल देखें कितने हैं? मैनेजर में है ए ई, तो 3 हमारे वॉवेल आ रहे हैं, तो बचे हुए 4 कॉन्सोनेंट होंगे। कैरेक्टर में IEO, 3 वॉवेल हैं, 4 कॉन्सोनेंट है। असिस्टेंट में 1 2 3, असिस्टेंट में भी 3 वॉवेल है, 4 और 6 कॉन्सोनेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। स्टाफ में कितना है? स्टाफ में पहले तो 5 लेटर्स है, ठीक है, और फिर 5 लेटर्स है, यानी कि सी तो आंसर नहीं हो सकता। फिर स्टाफ में सिर्फ और सिर्फ एक हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल पहले आएगा, कॉन्सोनेंट बाद में आएगा। 1 4, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, पहले आएगा वॉवेल, बाद में आएगा कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में रोम को URDP लिखा हुआ है। रोम को लिखा है URDP। आर से गए STU, 3 लेटर आगे गए, O से PQR 3 लेटर आगे गए, A से D पे 3 लेटर आगे गए, M से NOP 3 लेटर आगे, यानी फिर सब में हमें क्या जाना है? 3 लेटर आगे जाना है। S से जाओगे TUV, H से IJK, A से D और N से Q, तो VKDQ हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन आंसर फिगर इज करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हाट
व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट आरपी। दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण छवि है, जबकि दर्पण को हमने आरपी पे रखा है। जब दर्पण को तुम आरपी पे रखोगे, ठीक है, तो हमेशा ऐसे केस में क्या है, ऐसे तो ऑप्शन तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, जो ये तुम्हारा फिगर बन रहा है, जितना ये पास है दर्पण के मिरर के, उतना ही पास तुम्हारा इसका प्रतिबिंब भी आएगा, मिरर इमेज भी आएगा। तो यानी कि हमारा जो थॉट है ये इस फिगर पे आना चाहिए, और क्लियरली इससे ही दिख रहा है कि ऑप्शन ए आंसर होगा, कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। ठीक है, इतना सही काम हो गया आपका। अगला प्रश्न, एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया बाईं ओर बन रही थी। रवि किस दिशा में मुंह करके खड़ा था? और वन मॉर्निंग ड्यूरिंग सनराइज रवि वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल वॉज फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट साइड, रवि वॉज फेसिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? ठीक है, सो लेट अस से दिस इज रवि, ये रवि है, ये रवि खड़ा हुआ है। ठीक है, ये खंबे को देख रहा है, इसके ठीक सामने है। ठीक है, थोड़ा सा थ्री फिगर बनाया है तो ऐसा दिख रहा है, बट ऐसे समझ लो ये खंबा इसके सामने ही है। ओके, अभी इस खंबे को देख रहा है। अब इसको इस खंबे की जो शैडो है वो कहाँ बनती हुई दिख रही है? बाईं तरफ। और रवि का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यानी कि यहाँ पे शैडो बन रही है खंबे की, ये शैडो बन रही है। तो अगर शैडो इसकी बन रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सूरज कहाँ होगा? सूरज इधर कहीं पे होगा, तभी तो शैडो यहाँ बन रही है, नहीं? और अगर सन इस डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हुई? ये तो ईस्ट हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में सन है वो तो ईस्ट होगा, है कि नहीं? और ये ईस्ट है तो इसका ऑपोजिट, यानी कि जिस डायरेक्शन में शैडो बन रही है वो वेस्ट है। ठीक है, और अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो सामने क्या होगा? सामने होगा नॉर्थ, और जिधर पे ये खड़ा है वो होगा साउथ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? फेस किधर किए हुए? तो फेस वो नॉर्थ की तरफ किए हुए, फेस वो नॉर्थ की तरफ किए हुए, तो आंसर होगा नॉर्थ, ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दो गुनी है और तीसरी संख्या की तीन गुनी है। ऑफ थ्री नंबर्स द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 44, लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा? ठीक है, पहली चीज तो जो समझ में आनी चाहिए कि एवरेज है तीनों संख्याओं का क्या? 44, 44 तो एवरेज है। और एवरेज क्या होता है? तीनों संख्याओं के मध्य में आता है, बीच में आता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो 44 से तो बड़ी होगी, 44 से तो बड़ी होगी, और 44 से बड़ी यानी कि 2236 तो नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद में अभी भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये तो पता है बी और सी तो आंसर नहीं है आपके। ठीक है, तीन नंबर्स है, जो दूसरा संख्या है वो पहली की डबल है। तो अगर पहली संख्या हमारी मान लो 1 यूनिट है, तो दूसरी हो जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द थर्ड। और दूसरी संख्या तीसरी वाली की तीन गुनी भी है। अगर तीसरी की तीन गुनी है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 6 यूनिट हो जाएगा। और आसान कर दो, इसको 6 यूनिट कर दो। ठीक, और अगर ये 6 हो जाएगा तो पहला वाला 3 हो जाएगा, पहला 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 2 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहा है तो इसको लिख दो 3x, इसको लिख दो 6x, इसको लिख दो 2x। पहले हमने 1 और 2 इसलिए लिखा था क्योंकि पहली और दूसरी संख्या को हमने कनेक्ट किया था, लेकिन जो हमें पता चला तीसरी वाली का 3 गुना है, तो तीसरी का 3 गुना करना, 2 इंटू 3 6 कर दिया, 6 कर दिया दूसरी वाली संख्या को, तो 3 6 2 ये अनुपात आ गया हमारा। ठीक है, और अगर एवरेज है 44 तो सम क्या आएगा? योग क्या आएगा? योग आएगा 44 गुणे 3, यानी कि 132। तो इन सबका सम आ जाएगा 132, सम आ जाएगा 132, 3x प्लस 6x प्लस 2x, 6 3 9 2 11, 11x है 132, या फिर और तो फिर x आ जाएगा हमारा 12। क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6x, 6 यूनिट्स, तो 6 इंटू 12 आ जाएगा 72 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, ऑप्शन डी। क्या बात क्लियर होती? ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल, फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 एवं अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। फूलों की क्यारी में पंक्तियों की संख्या क्या होगी? इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड क्या होगा? तो पहली रो में हमारे कितने हैं? 23 प्लांट्स है, दूसरी में थोड़े कम है, 21 है, ठीक है, तीसरी में और कम है, 19 है, और इस तरह से आखिरी में जाके हमारे 5 की रोज है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सीरीज है। क्वेश्चन ये पूछा है कितनी रोज होंगी टोटल? अगर पहले में 23 है तो रो कितनी होंगी? पहली रो में 23 है, दूसरे में 21 है, समांतर श्रेणी बन रही है, हर बार 2 घट रहे हैं हमारे, 2 घट रहे हैं, और आखिरी में कितने हैं? 5 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी n आ जाएगा, 23 में से 5 घटा दोगे, और हमारा कॉमन डिफरेंस 2 का है, डिवाइड बाई 2 करोगे, और फिर लास्ट में 1 ऐड कर दोगे, लास्ट में 1 ऐड कर दोगे, तो आ जाएगा 18/2 यानी 9 प्लस 1 यानी 10 आंसर आएगा, 10 आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसी बात को ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि 5 है, फिर जाहिर सी बात अगला 7 होगा, ठीक है, और लास्ट में आ रहा है तुम्हारा 21 और फिर 23 आ रहा है, ठीक है, तुम 5 सब में घटा दो, सब में 5 घटा दो, समझने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये बात तो समझ में आनी चाहिए, इतना नहीं समझ में आएगा कैसे काम चलेगा। ठीक है, सब में 5 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 0, फिर आएगा 2, फिर लास्ट में तुम्हारा क्या आएगा, 5 घटाया है 16 और 18, ठीक है, 2 से लेकर 18 तक कितना है, 2 9 18, 9 तो ये संख्याएं हो गई और 1 आ गया 0, तो 1 + 9 10 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से गलत संख्या कौन सी है उसको ज्ञात करना है। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कौन सा है, 2 9 18 29 43 57 एंड 74। 2 से 9 पे गए, हमने कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, 7 जोड़ा, 9 से 18 पे गए 9 ऐड किया, 18 से 29 पे गए 11 ऐड किया, पहले 7 फिर 9 फिर 11, तो अब हमें 13 ऐड करना चाहिए, लेकिन 13 ऐड करने पे 43 थोड़ी आएगा, आएगा 42, 42 में 15 ऐड करोगे 57 आएगा, और 15 ऐड करने के बाद फिर 17 ऐड करोगे, तो सब कुछ मैच कर रहा है, बस प्रॉब्लम 43 में है, ऑप्शन बी आंसर होगा 43, ये गलत अंक था, वहां पे 42 आना चाहिए था। क्लियर। अगला, लड़कियों की एक पंक्ति में रमा राधा के बाएं से 10वीं है एवं राधा दाएं छोर से 17वें स्थान पे है। शीला रमा के दाएं से चौथी है, यदि शीला बाएं छोर से 10वीं है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। इन रो ऑफ गर्ल्स रमा इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ राधा एंड राधा इज 17th फ्रॉम द राइट एंड, शीला इज 4th फ्रॉम राइट ऑफ रामा, इफ शीला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति, रमा क्या है, रमा राधा के बाएं से 10वीं है। ठीक है, तो राधा बनाया हमने पहले, राधा के बाएं रमा 10वीं है, अगर रमा 10वीं है तो बीच में कितने होंगे, 9 लोग और होंगे राधा और रमा के बीच में, और बाई तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, फिर दिया है राधा दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, तो अगर राधा दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, 17th पे है, इसका मतलब ये हुआ कि राधा के दाहिनी तरफ 16 लोग और होंगे, राइट हैंड साइड में 16 लोग और होंगे। शीला रमा के दाएं से चौथी है, रमा के दाएं से चौथी है, यानी कि रमा के दाएं पे तुम बढ़ोगे तो चौथी है शीला, अगर शीला चौथी है तो बीच में कितने हुए इनके, 3 लोग और हुए, isn't it so? और शीला बाएं छोर से 10वें पे है, तो बाएं छोर से अगर शीला 10वें पे है, यानी कि बाएं छोर से शीला तक कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, 9 लोग हैं, इसमें से कि 3 तो आगे रमा और शीला के बीच में, एक रमा खुद आ गई, 3 और 1 4, यानी कि 5 बच गए, 5 और आएंगे, तो 5 + 1 + 3 9, 10th होगी, बिल्कुल बाएं छोर से 10वीं होगी शीला। क्या ये बात समझ में आती है। अब हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो 5 तो आगे हमारे रमा के बाई तरफ, प्लस 1 आ गई रमा, प्लस 3 आ गए, या 3 को छोड़ दो, फिर सीधे 9 को जोड़ लो, 9 जोड़ लो। ठीक है, तो प्लस 9 आ गए, नाइन आ गए, फिर एक राधा आ गई और फिर एक 16 और जोड़ दिया, 16 1 17 9 26 और 6 32, 32 टोटल नंबर होगा, ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 60 फीट ऊंचे टावर के शिखर को छूना है, प्रत्येक सेकंड में 5 फीट चढ़ता है किंतु 4 फीट नीचे फिसल जाता है, कितने सेकंड बाद वह शिखर को छू पाएगा। अब ये सवाल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन पैटर्न है और थोड़ा फंसाने वाला सवाल है। ठीक है, फंसाने वाला कैसे है कि देखो वो पहले सेकंड में क्या करता है, पहले तो 5 फीट चढ़ेगा लेकिन फिर 4 फीट फिसल जाएगा, तो इफेक्टिवली वो 1 फीट चढ़ पाया, लेकिन एक सेकंड में वो 1 फीट चढ़ पाया, फिर वो दूसरे सेकंड में 1 ही फीट चढ़ पाएगा, तीसरे सेकंड में भी 1 फीट ही चढ़ पाएगा। इस तरह से अगर हम 55 सेकंड में देख लें, ठीक है, 55 सेकंड में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 1 सेकंड में वो सबसे आखिरी बार जब वो चढ़ेगा तो 5 फीट वो एक बार में चढ़ जाएगा, और फिर चढ़ने के बाद जब वो पहुंच गया टावर के शिखर को, छू लिया उसने, छूने के बाद वो फिसले ना फिसले क्या फर्क पड़ता है, छूने वाला काम तो हो गया ना, टच कब कर रहा है टॉप को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 55 सेकंड में उसने 55 फीट चढ़ लिया, और हम 55 तक क्यों पहुंचे, बिकॉज 60 - 5 किया है, वो 5 फीट 1 सेकंड में चढ़ जाता है, तो 60 - 5। सबसे पहले देखो 55 फीट तक कितने सेकंड में चढ़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में वो 1 फीट चढ़ पा रहा है, 55 सेकंड में 55 फीट चढ़ गया, 56वें सेकंड में वो 5 फीट और चढ़ जाएगा, यानी कि 60 फीट चढ़ जाएगा, और चढ़ते ही वो तुरंत टॉप को छू लेगा, फिर वो फिसल रहा है तो फिसलता रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे, फिर वो 4 फीट फिसले या पूरा फिसल जाए, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक से 60 पे मार्क क्यों कर दिया, 60 फीट टच किया है, यही गलती हो जाती है ना एग्जाम में कभी कभी। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा 56। क्लियर है। ठीक है, 56 सेकंड पे वो टॉप को टच कर जाएगा। अगला प्रश्न, 30 दिवसों के किसी माह में अंतिम दिवस क्या है, शनिवार है, यानी कि 30th को क्या है, सैटरडे है। क्वेश्चन पूछ रहा है 4th ट्यूसडे कब होगा, तो या तो 30 के आगे चले जाओ, ठीक है, ट्यूसडे निकालने के लिए आगे जाओगे तो 31 32 33, भाई संडे मंडे ट्यूसडे, तो 33 कोई दिन नहीं होगा, बट
33rd अगर कोई दिन होता तो ट्यूसडे होता, इसमें से 7 घटा दो, यानी कि 26 को भी ट्यूसडे होगा, तो 26 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 4th है कि नहीं है, वैसे तो पता लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमारे ऐसे हैं कि और कोई ऑप्शन ऐसा हो ही नहीं सकता जब ट्यूसडे पड़े, ठीक है। अदरवाइज चेक कर लो, 26 से पहले आएगा, 7 घटाओगे 19, 7 घटाओगे 12, 7 घटाओगे 5, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा ट्यूसडे होगा 26 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बिरले नाक का अर्थ है ग्रीन एंड टेस्टी, पिक नाक होर का अर्थ है टोमेटोज ग्रीन, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है? अब देखो, बिरले नाक में क्या है, बिरले नाक को देखोगे और पिक नाक होर को देखोगे, नाक दोनों में कॉमन है NAC, और NAC दोनों में साथ में कोडिंग के बाद में कॉमन क्या है, ग्रीन एंड टेस्टी, टोमेटोज ग्रीन, ग्रीन भी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि NAC का मतलब तो है ग्रीन, NAC मीन्स ग्रीन, ऑप्शन डी ये कंफर्म है, और ये कंफर्म है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, सभी टेनिस के खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सही है? सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, ऑल टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, ठीक है। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, ठीक है, तो क्रिकेट प्लेयर्स को अगर हम सी से डिनोट करें, टेनिस प्लेयर्स को टी से डिनोट करें, हॉकी प्लेयर्स को एच से डिनोट करें, तो सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स का हमने ये सर्कल बनाया और टेनिस प्लेयर्स का सर्कल बनाया, तो हमें क्या पक्की तरह से पता है कि कुछ क्रिकेट प्लेयर्स तो जरूर टेनिस प्लेयर्स हैं, सम पता है, सम क्रिकेट प्लेयर्स आर डेफिनेटली टेनिस प्लेयर्स। तो क्रिकेट और टेनिस में क्या बात पक्की है, कुछ क्रिकेट प्लेयर तो जरूर है टेनिस के प्लेयर, ये बात पक्की है, ठीक है, ये बात कंफर्म है। फिर दिया है ऑल टेनिस प्लेयर्स और हॉकी प्लेयर्स, सारे के सारे टेनिस प्लेयर्स क्या है, हॉकी के प्लेयर्स हैं, तो टेनिस का पूरा जो सर्कल है हॉकी के अंदर आ जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है? ऑल क्रिकेट प्लेयर्स और हॉकी प्लेयर्स, क्या ये ट्रू है? डेफिनेटली ट्रू नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, संभव है, ठीक है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी, ये ऐसा संभव तो है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है, निश्चित रूप से सही नहीं है। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर नॉट हॉकी प्लेयर्स, ऐसा दिख तो रहा है बट ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। हमें पक्का क्या पता है, पक्का ये पता है कि सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, तो अगर टेनिस के प्लेयर है तो हॉकी प्लेयर भी होंगे, क्योंकि सारे के सारे टेनिस वाले हॉकी प्लेयर्स हैं, तो सम क्रिकेट प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, ये बात पक्के से पता है, ऑप्शन डी पक्के से पता है, ये बी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम टेनिस आर नॉट हॉकी प्लेयर्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, और जब सारे के सारे एक सेकंड, ऑल टेनिस प्लेयर्स हॉकी में, हाँ, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, पूरी तरह से इनकरेक्ट है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो ए और बी पॉसिबल है, बट आंसर हमारा डी है, डी इज डेफिनेटली ट्रू, ए और बी कैन बी ट्रू हो सकता है, ठीक है। नीचे दी गई आकृति त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को और वर्ग कलाकारों को, तो उन कलाकारों की संख्या क्या है जो केवल खिलाड़ी हैं? इन द फिगर गिवन बिलो, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्टिस्ट हु आर प्लेयर्स ओनली? आर्टिस्ट हमारे क्या है, स्क्वायर के अंदर है, तो सबसे पहले फोकस करोगे किस पे, स्क्वायर पे फोकस करो, और स्क्वायर में भी हमें कौन चाहिए, वो चाहिए इस स्क्वायर में, वो आर्टिस्ट चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स ओनली है। प्लेयर्स हमारे क्या है, प्लेयर्स डिनोट करता है सर्कल, तो सर्कल का पार्ट होने चाहिए, और ट्रायंगल का पार्ट नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल का पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ट्रायंगल का पार्ट है उनको तो हटा दो, ठीक है, और सर्कल का पार्ट होना कंपलसरी है, तो 10 बचा और 4 बचा, 10 + 4 14। अच्छा, जो हटाया हमने 3, ये सर्कल का पार्ट भी था, लेकिन ये प्लेयर के अलावा डॉक्टर भी थे, और डॉक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लेयर होना चाहिए, दैट इज वाई आंसर होगा 14, 10 + 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गुलाब फूल और आम के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? बेस्ट रिलेशन बिटवीन रोज फ्लावर एंड मैंगो, तो फ्लावर के अंदर रोज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज रोज इज ऑल्सो फ्लावर, बट मैंगो तो बाहर आएगा, मैंगो को क्योंकि कोई एक फ्लावर नहीं है, फ्रूट है, तो डेफिनेटली हमारा डायग्राम बनेगा ऑप्शन सी। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम लेगा, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन करो तो इसको सबसे आखिरी में करना है, गलती होने का भी बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि बहुत सारा इसमें कैलकुलेशन होने वाला है, टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर होने का भी स्कोप है, और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम भी खाने वाला है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि गुणे का अर्थ है, यहाँ पे देखो कुछ साइंस में थोड़ा सा डायग्राम इमेज देखने में तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है प्लस का साइन देखने में और डिवीजन का साइन देखने में, ठीक है, तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है उसका मतलब है माइनस का साइन, माइनस मतलब है, ठीक है, और डिवीजन के साइन का मतलब है ऐड करना है, प्लस, ठीक है, प्लस का अर्थ है डिवीजन और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला वाला करते हैं, पहले वाले में 15, माइनस की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन 15 × 5, फिर आ रहा है डिवीजन, डिवीजन की जगह लिखेंगे प्लस, +5, और फिर इंटू की जगह मल्टीप्लिकेशन की जगह लिखेंगे माइनस, -20, और फिर प्लस आ रहा है, प्लस की जगह लिखेंगे डिवीजन 10, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, 15 × 5 75, 75 + 5 -2,
तो 75 3 आएगा 78, 78 आ जाएगा। दूसरे वाले में आ रहा है हमारा 8 पे डिवीजन का साइन है तो प्लस हो जाएगा 8 + 10 माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इंटू 3 प्लस का साइन डिवीजन आ जाएगा डिवीजन 5 और इंटू की जगह आ जाएगा इंटू की जगह आएगा माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 प्लस, ये देखो सबसे पहले दिस इज 10 × 3 30 डिवाइडेड बाई 5 6, तो 8 + 6 - 6 यानी कि दिस विल बी 8 ओनली, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला है हमारा, यानी कि ये बहुत छोटा आ रहा है, दूसरा वाला संख्या हमारा काफ़ी छोटा आ रहा है पहले से, और हमें निकालना क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले 2 1 से पहले आएगा, 2 1 से पहले आना चाहिए, यानी कि पहला वाला तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला तो आंसर नहीं होगा। ओके, अब तीसरा वाला क्या आ रहा है, 6 × 2, इंटू की जगह आएगा क्या, -6 - 2 प्लस की जगह आएगा डिवीजन 3, डिवीजन की जगह आएगा +12 माइनस की जगह आएगा इंटू 3, ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज 6 - 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 36, तो 36 6 आ गया 42 - 2/3, तो 41 सही 1/3 आ गया। ओके, यानी कि ये जो हमारा तीसरा वाला है ये दूसरे से बड़ा है, दूसरे के बाद आएगा 2 3 1 आएगा। 2 3 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ना तो 2 3 1 डी में आ रहा है तो डी भी आंसर नहीं होगा, 2 3 1 हमारा बी में आ रहा है, सी में भी नहीं आ रहा है तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चौथा वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अभी कर लेते हैं, बट एग्जाम में इतने में खत्म हो जाता है, बट इतना भी करने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, 3 और फिर ये भागित का डिवाइड का साइन है, हाँ तो 3 + 7 × 5 - 10 और डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये आ गया 7 × 35 - 10/3, 35 3 38 - 10/3, तो 34 सही 2/3 आ रहा है। तो क्लियरली हमारा चौथा वाला जो है ये 2 4 3 1 ऑर्डर बन रहा है, ऑप्शन बी आंसर है। अगला प्रश्न, एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों ए बी सी डी और ई ने औसतन 41 रन बनाए, औसतन 41 रन बनाए। इन क्रिकेट मैच 5 बैट्समैन ए बी सी डी एंड ई स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 41 रन। तो अगर एवरेज 41 है तो सम क्या आएगा, सबके रन का योग आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का योग आ जाएगा 41 × 5 यानी कि 205 रन, 205 रन। फिर लिखा है डी ने ई से 5 रन अधिक बनाए हैं, तो डी का स्कोर क्या है, 5 मोर देन ई है, डी इज इक्वल टू ई + 5। फिर दिया है ई ने ए से 8 रन कम बनाए हैं, ई का स्कोर ए से 8 रन कम है, ई स्कोर्ड 8 fewer runs, बी स्कोर्ड 5 fewer than डी एंड ई कंबाइंड, बी ने डी और ई के संयुक्त से 5 रन कम बनाए हैं, यानी कि बी का स्कोर है डी + ई - 5। बी और सी ने अपने बीच 117 रन बनाए, यानी कि बी + सी का सम जो है वो कितना है, 117 है। तो बी + सी अगर 117 है तो यहाँ से ए + डी + ई कितना आ जाएगा, 205 - 117, तो 88 आ जाएगा। ए डी और ई का योग कितना आया, 88 आ गया। अब डी है ई + 5, ए क्या है, ए हो गया ई + 8। ठीक है, तो ए की जगह लिख दिया ई + 8, डी की जगह लिख दिया ई + 5 और ई की जगह पे ई लिख दिया। ये कुल योग हमारा 88 आ रहा है, तो 3e + 13 = 88, 3e 75 आ गया, ई आ गया 25, ई 25 आ गया। ठीक है, और जैसे ई 25 आ गया तो बी क्या है, बी है हमारा डी + ई - 5, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी कितना होगा, अगर ई 25 है तो डी आ जाएगा 30, डी आ गया 30, ई है 25, 30 + 25 - 5 यानी कि बी आ गया 50, बी 50 आ गया तो सी आ जाएगा 117 - 50 यानी कि 67, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट आई बिलीव समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को भी अगर बीच में फंस हो कहीं पे इक्वेशन में, कभी हो सकता है कि फंस जाओ तुम इक्वेशन में, सॉल्व करते समय दिक्कत आए, कोई चीज़ ना पकड़ में आए, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन में खराब नहीं करना चाहिए जहाँ पे कि समय खराब होने की गुंजाइश हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रिंटर एक किताब के पृष्ठ क्रमांकों को 1A से शुरू करता है। यदि 4S किताब का आखिरी पृष्ठ क्रमांक है तो किताब में कुल कितने पृष्ठ होंगे। अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विद 1A, इफ 4S इज द लास्ट पेज ऑफ द बुक, देन हाउ मेनी पेजेस आर इन द बुक। तो 1A से अगर स्टार्ट कर रहा है तो पहले 1A आएगा, फिर आएगा 1B, फिर आएगा 1C, फिर आएगा 1D। इकाई की जगह पे सिर्फ अल्फाबेट यूज कर दिए, ABCD से लेके कहाँ तक जाएगा, 1Z तक जाएगा। फिर 2A से स्टार्ट करेगा और लास्ट में जाएगा 2Z तक। फिर 3A से स्टार्ट करेगा, लास्ट में जाएगा 3Z तक। इसके बाद में स्टार्ट करेगा 4A से और कहाँ तक पहुंचा है, 4S आखिरी है, लास्ट है 4S। तो 1A से 1Z तक होंगे 26,
पेजेस, 2A से 2Z तक 26, 3A से 3Z तक 26, 4A से 4S याद होना चाहिए, EJOTY। टी हमारा 20th प्लेस पे होता है तो एस होगा 19th प्लेस पे, यानी कि 4A से 4S तक 19 होंगे टोटल पेजेस। 26 26 26 आ जाएंगे कितने, 78, और ऐड किया 19 तुमने तो 98 - 1 97। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 लोगों के एक समूह में 10 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 11 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 6 इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? ग्रुप ऑफ 18 पीपल, 10 रीड फ्रेंच, 11 रीड इंग्लिश, while 6 रीड none of these two. How many of them read both French and English? सबसे पहले बनाते हैं इसका अच्छे से वेन डायग्राम। टोटल लोग हैं 18, 10 पढ़ते हैं फ्रेंच, तो एक फ्रेंच वाला हमने गोला बना दिया, सर्कल बना दिया, और एक सर्कल बना देंगे इंग्लिश वाला। फ्रेंच पढ़ने वाले लोग हैं टोटल 10, इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं टोटल 11, 11 हैं। है कुछ भी नहीं पढ़ते, जो कुछ भी नहीं पढ़ते वो ना तो फ्रेंच वाले सर्कल में आएंगे ना इंग्लिश वाले सर्कल में आएंगे, वो आएंगे दोनों के बाहर, लेकिन इस डब्बे के अंदर तो आएंगे ना। टोटल 18 में होंगे, तो 18 में से 6 तो यही हो गए। अगर 6 ही हैं तो बचे कितने, 12 बचे। तो ये जो 12 हैं ये या तो फ्रेंच पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। टोटल 12 ही तो हुआ। तो अगर टोटल 12 है तो अब ध्यान से देखो, 10 लोग तो ऐसे हैं जो कि फ्रेंच पढ़ रहे हैं, जबकि कुल ऐसे 12 लोग हैं जो कि या तो फ्रेंच या इंग्लिश पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। यानी कि इस गोले के बाहर, फ्रेंच वाले सर्कल के बाहर में 2 और लोग होंगे, तभी तो 12 आएगा। 10 + 2 12। सिमिलरली इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं 11, और टोटल हैं कितने इंग्लिश या फिर फ्रेंच पढ़ने वाले, 12 हैं। तो एक इस डब्बे के बाहर होगा, इस सर्कल के बाहर होगा, तो 1 + 2 आ गया। अब फ्रेंच वाले टोटल है 10, जबकि 1 है सिर्फ फ्रेंच वाला, तो 9 हो गए हमारे ऐसे जो कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। आंसर हमें यही निकालना था, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ऐसे भी सोच सकते थे, अगर 6 कुछ भी नहीं पढ़ते, टोटल 18 है, तो 18 में से 6 घटा दिए, तो यानी कि 12 ऐसे लोग पढ़ गए जो या तो इंग्लिश पढ़ते हैं या फ्रेंच, या फिर दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और हमें फ्रेंच पढ़ने वालों का संख्या दी है 10 है, इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या दी है 11 है, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसमें से जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते होंगे दोनों में काउंट होंगे, माना वो x है, तो उसको एक बार घटा दोगे, यहाँ से x आ जाएगा 21 - 12 विच इज इक्वल टू 9। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हिंदी के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले 4 पैसेज आएंगे, उसके बाद में ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। अनंत शक्ति के साथ धीरता, गंभीरता और कोमलता राम का प्रधान लक्षण है, यही उनका रामत्व है। अनंत शक्ति, धीरता, गंभीरता और कोमलता, तो ये रामत्व है उनका। अपनी शक्ति की स्वानुभूति ही उस उत्साह का मूल है जिससे बड़े बड़े दुस्साध्य कर्म होते हैं। बाल्यावस्था में ही जिस प्रसन्नता के साथ दोनों भाइयों ने घर छोड़ा और विश्वामित्र के साथ बाहर रहकर अस्त्र शिक्षा प्राप्त की तथा विघ्नकारी विकट राक्षसों पर पहले पहले अपना बल आजमाया, वह उस उल्लासपूर्ण साहस का सूचक है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्साह, उत्साह कहते हैं। छोटी अवस्था में ही ऐसे विकट प्रवास करे जिनकी धड़क खुलती हमने देखी, बड़ा ही स्पेशल शब्द यूज किया है, धड़क खुलती हमने देखी। उन्हीं को पीछे 14 वर्ष वन में रहकर अनेक कष्टों का सामना करते हुए जगत को क्षुब्ध करने वाले कुंभकर्ण और रावण जैसे राक्षसों को मारते हुए भी हम देखते हैं। धड़क खुलने का मतलब क्या हुआ? धड़क, ये एक डाउट होता है अपने ऊपर, आशंका होता है। ठीक है, कि जैसे कि कहते हैं ना, दिल धड़कता है हमारा, कि किसी से कोई बात कहने जा रहे हो, कोई बड़ी बात होने जा रही है, कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहे हो, तो धड़कनें हमारी तेज हो जाती है, टेंशन हो जाता है, एक डाउट आता है, आशंका आती है मन में कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। धड़कनें, ये जो धड़क है हमारी, धड़क यानी कि आशंका। जब धड़क खुलने का मतलब ये हो कि आशंकाएं खत्म हो जाना, यानी कि आप निराशंक हो गए, बेधड़क हो गए, बेधड़क, बिना किसी हिचक के, बिना किसी आशंका के। ठीक है, तो धड़क खुलने का मतलब ये हुआ धड़क खुल गई, यानी कि खत्म हो गई, बेधड़क हो गए आप, निश्चित हो गए। ठीक है, टेंशन नहीं रहा आपकी, डाउट नहीं रहा, डाउट खत्म हो गए कि अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में चीजें कर रहे हो, क्योंकि धड़क खुलती हमने देखी, वगैरह वगैरह। इस प्रकार जिन परिस्थितियों के बीच वीर जीवन का विकास होता है उनकी परंपरा का निर्वाह हम क्रम से रामचरित में देखते हैं। राम और लक्ष्मण, ये 2 अद्वितीय वीर हम उस समय पृथ्वी पर पाते हैं। वीरता की दृष्टि से हम कोई भेद दोनों पात्रों में नहीं कर सकते, और सीता के स्वयंवर में दोनों भाइयों के स्वभाव में जो पार्थक्य दिखाई पड़ा, पार्थक्य यानी कि जो अलगाव है, पृथक, पृथक यानी अलग, उसका निर्वाह हम अंत तक पाते हैं। जनक के परिताप में, परिताप वचन पर उग्रता कौन दिखाता है? लक्ष्मण दिखाते हैं। परशुराम की बातों के उत्तर में चपलता कौन दिखाता है? लक्ष्मण दिखाते हैं। उसे हम बराबर अवसर अवसर पर देखते चले जाते हैं। राम का चरित्र हमारे जीवन का आदर्श है। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्रेम जीवन की कसौटी है। आज के समय में इसी प्रेम की जरूरत है समाज को। ये तो पैसेज हो गया, क्वेश्चन है। परशुराम के साथ संवाद के अवसर पर लक्ष्मण में कौन सा भाव दिखाई पड़ता है? परशुराम के संवाद के समय पर दिखाई पड़ता है चपलता, चपलता दिखाई पड़ती है। किनके प्रताप वचनों पर लक्ष्मण पर उग्रता दिखी है? जनक के प्रताप वचनों पर। राम और लक्ष्मण ने बाल्यकाल में किस ऋषि से शिक्षा प्राप्त की? विश्वामित्र। राम और लक्ष्मण ने जिस उल्लासपूर्ण साहस से पहले
राक्षसों पर अपना बल आजमाया, उसे क्या कह सकते हैं? उत्साह कह सकते हैं पैसेज के हिसाब से। जिन परिस्थितियों के बीच वीर जीवन का विकास होता है, उनकी परंपरा का निर्वाह हमें किसके चरित्र में दिखाई पड़ता है? साफ साफ लिखा है, राम के चरित्र में दिखाई पड़ता है, रामचरित में दिखाई पड़ता है। शब्द यूज किया है रामचरित, राम का चरित्र ही हो गया। अगला पैसेज, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ कहते थे पर नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर बुलाते थे और माता को कहते थे मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी अगल बगल में ही बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते रहते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम लिखने के बाद वह उसे अपने पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हम हंसा करते थे। लौटते हुए बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर वो झूला झुलाते थे। जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। माता पिताजी के साथ जीवन बहुत ही आनंददायक बीता करता था। बड़ा ही प्यारा सा एक पैसेज है ये। पहला सवाल है, बाबूजी रामनामा बही पर कितने राम नाम लिखते थे? 1000 लिखते थे। बाबूजी आटे की गोलियों क्या करते थे? मछलियों को खिलाते थे। तारकेश्वर किसका नाम था? भोलानाथ का ही नाम था। भोलानाथ का घर किस नदी के पास था? गंगा नदी के पास था, गंगा नदी पे ही तो जाते थे वो। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है? यहाँ पे रामायण का पाठ करते थे ना, रामायण का पाठ करते। ठीक है। अगला पैसेज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संभवतः वह समाज में अथवा समाज बनाकर रहना पसंद करता है। इसके लिए वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का एक सीमा तक नियंत्रण समाज के हाथ में सौंप देता है। पर जहां मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वहां एक विचार प्रधान प्राणी भी है। कौन से अधिकार किस सीमा तक समाज के हाथ में रहे, इसका निर्णय भी वह स्वयं इसी विचार शक्ति के सहारे करता है। चाहे समाज की जो भी व्यवस्था हो और चाहे जिस सिद्धांत पर उसका संगठन हुआ हो, सत्यासत्य निर्णय और विवेचन की जो शक्ति मनुष्य में है, उसे छोड़ते या उस पर किसी दूसरे पक्ष को प्रधानता देने की बात वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाज को संपूर्ण शक्ति प्रदान करने वाले जितने भी वाद हैं, वे भी एक या कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज है। अप्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति ही समाज की विशिष्ट धारणाओं या व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। समाज जड़ है, वह स्वयं कुछ नहीं सोच सकता। सोचने वाले अथवा किसी विचारधारा का प्रवर्तन करने वाले कुछ जागृत व्यक्ति ही होते हैं। ये तो पैसेज हो गया हमारा। पहला प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वहां वह क्या है? एक विचार प्रधान प्राणी भी तो है। सामाजिक प्राणी भी है, विचार प्रधान प्राणी भी है, तो ऑप्शन है। किसी भी विचारधारा प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? सबसे आखिरी लाइन, जागृत व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन। प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या क्या करते हैं? समाज की विशिष्ट धारणाओं या व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। अप्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति समाज की विशिष्ट धारणाओं या व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। मनुष्य अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का नियंत्रण किसके हाथों में सौंप देता है? एक सीमा तक नियंत्रण किसके हाथ में सौंपता है? समाज के हाथ में। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्लियर। लास्ट पैसेज, भारतेंदु के गद्य की एक विशेषता यह है कि उसमें जनपदीय शब्द का धड़ल्ले से व्यवहार होता है। उनके कलात्मक गद्य की विशेषता यह है कि उसमें ब्रज भाषा की मिठास है। हिंदी भाषी क्षेत्र में मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि अनेक जनपदीय भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की जातीय भाषा के लिए, उस भाषा के लिए, जातीय भाषा क्या है? उस भाषा के लिए जो विभिन्न जनपदों की शिष्ट भाषा के रूप में विकसित हो। यह आवश्यक था कि वह इन बोलियों के नजदीक हो, उन शब्दों का व्यवहार करें जो इन बोलियों में सामान्य है। ब्रज, अवधी और मैथिली में समृद्ध साहित्य है, साहित्य था। आधुनिक हिंदी साहित्य ने सूर, तुलसी और कबीर के साहित्यिक परंपरा को अपनाया। ब्रज, अवधी और मैथिली के सैकड़ों शब्द भारतेंदु की रचनाओं में मिलते हैं। भारतेंदु के समय से अब तक हिंदी ने इतनी शक्ति से और इतने वेग से प्रगति की, इसका बहुत बड़ा कारण क्या है? जनपदीय बोलियों तथा पुराने हिंदी साहित्य से उसका संबंध। भारतेंदु ने गद्य साहित्य को एक नया आयाम दिया एवं साहित्य को जन जन से जोड़ा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनपदीय बोली नहीं है? तो कौन सी हमारी जनपदीय बोलियां हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र में मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ये सब जनपदीय है। मैथिली, भोजपुरी, अवधी जनपदीय है। आंग्ल तो जनपदीय बोली किसी भी हालत में नहीं है। सूर, तुलसी और कबीर की साहित्यिक परंपरा को किसने अपनाया? सूर, तुलसी और कबीर की साहित्यिक परंपरा को आधुनिक आधुनिक हिंदी साहित्य ने अपनाया, ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय युग से अब तक हिंदी की प्रगति का कारण क्या है? हिंदी की प्रगति का कारण क्या है? अब तक हिंदी ने इतनी शक्ति और वेग से क्यों प्रगति की? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है जनपदीय बोलियों तथा पुराने हिंदी साहित्य से संबंध। भारतीय जी ने गद्य में किस भाषा की मिठास है? तो ब्रज भाषा की मिठास है। और अंतिम प्रश्न इस पैसेज से, विभिन्न जनपदों की शिष्ट भाषा के रूप में विकसित होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उस भाषा के लिए जो विभिन्न जनपदों की शिष्ट भाषा के रूप में विकसित हो, उसे हम कहते हैं जातीय भाषा। जातीय भाषा कहते हैं, ऑप्शन सी। सिर्फ यही एक अकेला प्रश्न ऐसा था सारे 20 सवाल जो हमने अभी किए अपठित गद्यांश के, जिसमें गलती होने का शायद संभावना है। कुछ लोग जनपदीय भाषा मार्क करके चले आए हो सही सोच के, ठीक है, क्योंकि शुरुआत जनपदीय भाषा से होता है, जबकि बीच में लिखा है जातीय भाषा, ठीक है, जनपदीय शब्द है। ओके, जनपदीय बोलियां हैं हमारी मैथिली, भोजपुरी, अवधी इत्यादि। अब ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, व्याकरण पे संबंधित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छाटिए। इसका सही जवाब है आशीर्वाद।
आशीर्वाद के लिए कहते हैं आशीर्वाद। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला है ये इसको पढ़ेंगे हम आर्शीवाद, ये हो गया आर्शीवाद। जैसे कीर्तिमान लिखते हैं ना, कीर्तिमान, टी के ऊपर रा क्यों आता है, रेफ वाला रा क्यों आता है, क्योंकि हमारा रा टी से पहले आता है, कीर्तिमान। तो वैसे ही इसको पढ़ेंगे आर्शीवाद, तो ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। अगर किसी ने मार्क कर दिया है तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये इसको आर्शीवाद पढ़ेंगे जबकि होता है आशीर्वाद, इसलिए डी सही है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना, इसको कहते हैं ईंट से ईंट बजाना। पूरे घर की सारी ईंटें ईंट से ईंट बजा दी, खत्म कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालांकि घर तोड़ देना इसका मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब है सब कुछ नष्ट कर देना, मुहावरा है ना ये। प्रतिफल में कौन सा समास है, प्रति एक अव्यय है, अव्यय है, ठीक है, और प्रति और फल से बन रहा है हमारा प्रतिफल शब्द, और प्रतिफल शब्द में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति प्रधान है, अव्यय प्रधान है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है, शुद्ध शब्द होता है वाल्मीकि। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, इहा है, वांछा है, ईप्सा है। उल्लास पर्यायवाची नहीं है तो उल्लास जवाब होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्दों का उर्वी। तनया, नंदिनी, ये सब पुत्री के लिए कहते हैं, ये पुत्री के लिए पर्यायवाची शब्द। और अर्कजा, अर्कजा यानी कि अर्क की पुत्री, और अर्कजा कहते हैं यमुना को, ठीक है, रविसुता भी कहते हैं यमुना को। अर्कजा यानी कि सूरज की पुत्री। और इस पे बेस्ड भी एक लास्ट में क्वेश्चन है इसी पेपर में, जहाँ पे कि पूछा है सूरज का पर्यायवाची क्या है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो अर्क भी एक पर्यायवाची है सूरज का। तो अर्कजा यानी अर्क की पुत्री, तो अर्क की पुत्री, अर्क यहाँ पे क्या है, सूरज है, सूरज का एक पर्यायवाची अर्क भी है। आंसर उर्वी है इस क्वेश्चन का। आगामी का विलोम शब्द क्या है, विगत, आगामी यानी आने वाला, विगत यानी कि जो जा चुका है। अल्पज्ञ का विलोम है बहुज्ञ। अमीय का पर्यायवाची शब्द है अमृत। वामांगी का पर्यायवाची शब्द है पत्नी। किसी की गलती पर दुखी होने को क्या कहेंगे, किसी गलती पे, कोई हमसे गलती हुई, गलती पे पछतावा होता है, खेद होता है, खेद प्रकट करते हैं हम, ठीक है, पश्चाताप होता है, खेद हुआ, पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ, तो हम गलतियों पे करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी ढंग से नहीं किया होगा, अब पेपर होने के बाद में पछतावा कर रहे होंगे, पश्चाताप कर रहे होंगे कि शायद ये थोड़ा और पढ़ लिया होता तो बेहतर हो जाता। जाहिर सी बात है सेकंड पेपर शायद में वो दिक्कत ना रही, क्योंकि पासिंग था, कट ऑफ था, इसमें 33% मार्क्स ही लाने थे, बट पहले वाले पेपर के लिए इस चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ईश्वर के अनेकों रूप है, अनेकों गड़बड़ है। मैं अगले साल यहाँ पढ़ता था, पिछले साल होगा, अगले साल थोड़ी होगा, बाजार में भारी भरकम भीड़ थी, ठीक है, तो ये तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। चौथा सही है, मुझे उपर्युक्त शर्तें स्वीकार है, ऑप्शन डी सही जवाब है इसका, शुद्ध वाक्य। भव का अनेकार्थक शब्द क्या नहीं है, कुशल होगा, महादेव भी सही है, संसार भी सही है, सम्मान अनेकार्थक शब्द नहीं होगा भव का, ठीक है, क्लियर है। जिसके बिना काम न चल सके वह शब्द क्या होगा, वह शब्द कहलाता है अपरिहार्य, 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 जिसके बिना काम नहीं चल सकता, इसके बिना परिहार नहीं सकते, तो त्याग नहीं किया, जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो होता है अपरिहार्य। आवश्यक इसके पास है, क्लोज है, पर इसका जवाब नहीं है। आवश्यक वो हुआ जो जरूरी है, हो सकता है काम उसके बिना भी चल जाए पर जरूरी है, ठीक है। अपरिहार्य वो है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। अनिर्वचनीय वो है जिसको बोला ना जा सके, जिसको शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, वचनों में व्यक्त ना किया जा सकते, वो होता है अनिर्वचनीय। अनमोल जिसका कि मोल ना हो। किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ, और न मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ, ठीक है, ये तो गलत है, मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ। बेमेल विलोमार्थक शब्द छांटने हैं हमको। ग्रस्त का मुक्त विलोम है, सही है ये। देव का दानव विलोम है, सही है। नूतन और नवीन दोनों विलोम नहीं है, तो यही हमारा जवाब होगा क्योंकि ये बेमेल है। अवतर उन्नत ये भी सही है, इसलिए जवाब नहीं होगा, जवाब हमारा ऑप्शन सी है। जिजीविषा से तात्पर्य के जिविषा यानी कि जीने की इच्छा, ठीक है, जानने की इच्छा क्या है, जिज्ञासा। मोक्ष की इच्छा क्या है, मुमुक्षा। क्षमा करने की क्षमता रखना, क्षमाशील होता है बट क्षमा करने की क्षमता शब्द होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द युग्म, अगेन बेमेल शब्द युग्म छाट है। कटक सोना, कटक का पर्यायवाची होता है सोना, कटक का मतलब समूह भी होता है, सोना भी होता है, तो ये सही है। तरणी का अर्थ सूर्य होता है, ये भी सही है। प्रतीप का अर्थ विपरीत होता है, ये भी सही है। लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य होता है, ये भी सही है। चारों के चारों सही है, ठीक है। मुझे पता नहीं ये एक प्रश्न क्यों पूछा है, तो ये प्रश्न स्टार मार्क कर देना, मेरे हिसाब से ये प्रश्न रिमूव करने लायक है, ये एग्जाम के बाद में हट जाना चाहिए। प्रश्न गलत है, इसका कोई भी जवाब सही नहीं है, ठीक है, कोई भी जवाब इसका सही नहीं होगा।
नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अभी हमने देखा अर्क होता है, अर्कजा यमुना को कहते हैं, अर्क होता है, ठीक है। दिवापगा गंगा के लिए कहते हैं, और कलानिधि कहते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा की कलाएं होती हैं ना, 14 कलाएं, हर दिन अलग दिखता है, तो कलानिधि कहते हैं चंद्रमा को। दिवापगा कहते हैं गंगा को, देवों की नदी है। सुरसरी कहते हैं, सुरसरी देवों की नदी, दिवापगा का वही मतलब है, तो गंगा के लिए शब्द प्रयोग होता है। सूर्य के लिए अर्क। अनुरक्ति का विलोम है विरक्ति। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे 100 प्रश्न हमने कर लिए। एक दो सवाल जहाँ पे डाउट है, जो सवाल जो कि गलत है, उनके बारे में हमने डिस्कशन के लिए, आई बिलीव सारी की सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं वो सब समझ में आई होंगी, और तुम्हें सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी, जो क्वेश्चन पेपर में आई वो तो हमने डिस्कस किया ही, साथ में उससे रिलेटेड भी कुछ कंटेंट समझ में आया, तो वो साथ में डिस्कस कर लिया। अगर ये सेशन समझ में आया, पसंद आया, तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और कोई तुम्हारा कमेंट है, क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो उसको भी जरूर से जरूर कमेंट में मेंशन करना। टेलीग्राम चैनल भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सेशन में रखते हैं इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो और पढ़ते रहो।